Good evening, partner. Am I audible to you? Yes, sir. ओके, थैंक यू Yes, प्रमोद sure. जी। आई एम श्योर कि मेरे एंड से मैं 5G वाईफाई में हूँ। सेकंड, हम रेगुलर कर रहे हैं, तो मेक श्योर करिए कि आपका कनेक्शन जो है वो सही होना चाहिए। सो वंस अगेन गुड इवनिंग, विश यू वार्म वेलकम टू आवर वीकली सेशन। ओके, हमने ये सेशन स्टार्ट किया है लास्ट नवंबर 24, ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो थोड़ा मैं काफी सारे नए पार्टनर्स हमारे साथ ज्वाइन किए हैं अभी, और एवरी वीक नए नए पार्टनर्स ऐड करते हैं। तो लेट मी जस्ट गिव यू आइडिया कि ये जर्नी में हमने क्या किया। सो दिस साइड केयूर शाह, आई एम अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड SIF head for the Prudent. Okay, I represent Prudent Corporate Advisory. Okay, and heading the SIF category mainly into training and business development side. So last year अप्रैल मई में हमने इन हाउस SIF का करिकुलम बिल्ड किया। ओके, और जून से हमने ये SIF की ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस कर दी। मैंने भी 10 से 15 वर्कशॉप किए आउट ऑफ मुंबई के लिए। वी हैव टेकन हेल्प ऑफ द थर्ड पार्टी, एंड ऑलमोस्ट इन लास्ट 8-9 मंथ वी हैव कंडक्टेड 30+ क्लासरूम वर्कशॉप्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग या वीडियो लेक्चर्स हमारे अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट 500+ पार्टनर्स जो है वो आज हमारे साथ सर्टिफाइड है। ओके, जिन्होंने एग्जाम दी है और सर्टिफिकेशन लिया है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, और कहीं ना कहीं जो पार्टनर सर्टिफाइड नहीं है उसके लिए भी हमारी रेगुलर एक्टिविटी चलती है, जिसमें पार्टनर जो है वो उनके सिटी में वंस इन अ मंथ हम क्लासरूम ट्रेनिंग कर रहे हैं, या हम ने वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए। उसकी बात जो है बाद में करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बिजनेस पे आऊँ तो लास्ट सितंबर, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके SIP प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई। ओके, एंड इन लास्ट 6 मंथ हम बात करें तो एज ए प्रूडेंट वी हैव अचीव द माइलस्टोन ऑफ 211 करोड़ AUM। ओके, एंड ऑलमोस्ट थाउजेंड्स प्लस क्लाइंट्स आर ऑनबोर्डेड। ओके, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी शुरुआत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू फॉर योर हार्ड वर्क। जहाँ पे आप वीकली सेशन अटेंड कर रहे हैं, कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे साथ 1-to-1 क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे, या कम्युनिटी भी हमने इंट्रोड्यूस की है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंट है कि हम इसी तरह से हम काम करेंगे। काफी सारे पार्टनर जो है दे हैव अचीव द माइलस्टोन ऑफ 1 CR 3 CR ऑल्सो। ओके, और अभी हमने ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी करके 1 डे क्लासरूम भी ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे हम एक SIF कैटेगरी को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं पूरे दिन की ट्रेनिंग में। रिसेंटली आई कंडक्टेड पुणे, नासिक एंड छत्रपति संभाजी नगर, वेर ऑलमोस्ट 150 पार्टनर्स हैव अटेंडेड एंड दे लाइक दी कॉन्सेप्ट। बहुत क्लैरिटी मिली कैसे प्रोडक्ट को पोजीशन करना है। हाइब्रिड में भी काफी सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है, तो किस हिसाब से हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, क्या क्लाइंट के लिए डिस्कशन करना चाहिए। तो इट्स रियली वर्किंग वेल। ये वीक में मैं रायपुर और नागपुर ट्रैवल कर रहा हूँ, और मई और जून का भी हमने पूरे इंडिया का ट्रैवल प्लान बना दिया है। तो कहने का मतलब है कि विथ आवर सपोर्ट एंड विथ योर हार्ड वर्क, आई एम कॉन्फिडेंट दैट कि वी कैन इजिली अचीव द 1000+ करोड़ इन दिस फाइनेंशियल ईयर। एंड एवरी वीक आइदर मैं कुछ ना कुछ वैल्यूडेट सेशन करता हूँ SI प्रोडक्ट के बारे में, या जो भी नए फंड आते हैं तो उनको हम समझते हैं कि उनकी फंड क्या है, उनकी क्या इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है, कैसे वो डिफरेंट है दूसरे फंड से, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन है। तो आज हमारे साथ दो नई फंड है, दो नई AMC हम कह सकते हैं, WSIF एंड सेकेंड इज क्वांट SIF। WSIF इज launching 2 new fund into equity category, long short equity fund, and second is the X Top 100 fund. So let me introduce Mr. Amit Manjrekar. He is a chief business officer with the Wealth company. Okay, Amit ji, as we have mentioned on a mail, our session broadly divides into 2 category. फर्स्ट 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली आपके साइड से एक प्रेजेंटेशन रहेगा, और बैलेंस 30 की जगह पे हम 40 भी कर सकते हैं। एंड बैलेंस 20-25 मिनट्स जो है, जो पार्टनर्स की क्वेरीज है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी पार्टनर्स है वो सारे सर्टिफाइड है, जिन्होंने पास्ट में अच्छा बिजनेस किया हुआ है। और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब हम अपलोड करेंगे हमारे पार्टनर डेस्क पे, तो बाकी के पार्टनर्स भी उसको एक्सेस करेंगे।
तो बाकी के फर्स्ट 30 to 40 मिनट्स हम आपका प्रेजेंटेशन लेंगे और देन विल मूव टू दी क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो ओवर टू यू अमित जी. श्योर श्योर श्योर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू केयूर जी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. मैं क्विकली मेरा परिचय कर देता हूँ एंड फिर ऑफकोर्स मैं चिन्मय सर को इंट्रोड्यूस कर दूंगा. सो मैं अमित मांजरेकर. आई वर्क एज अ चीफ बिजनेस ऑफिसर एट द वेल्थ कंपनी. अराउंड 23 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें से अराउंड 20 ईयर्स आई स्पेंड विद आदित्य बिरला ग्रुप. तो इसके पहली जो मेरी स्टेंट थी वो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के साथ थी, जिसमें मैंने रिटेल, इंस्टीट्यूशनल, HNI स्पेस में काम किया था. तो जब यहाँ पे शिफ्ट होना था ना, तो एक बहुत सारे वेल विशर्स कहते थे कि इस कंपनी का क्या प्रोफाइल है, एंड हम सबको यही कहते हैं कि नाम नया है, AMC नहीं है, बट सारे लोग जो है वो पुराने हैं. सो वी बिलोंग टू द पेंटोमैथ ग्रुप. आप गूगल पे जाके अगर देखोगे पेंटोमैथ, PANTOMATH, तो उस ग्रुप को हम बिलोंग करते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हमारा DNA है. अगर अब तक अगर आप देखोगे तो तब आई मीन अराउंड 133 मिड साइज IPOs में हम लोग लीड मैनेजर रह चुके हैं. आई शुड नॉट से नाउ लाइक मिड साइज IPOs, क्योंकि अभी जो NSE का IPO आने वाला है, वी आर वन ऑफ जो 20 लीड मैनेजर्स चुने गए हैं, तो उसमें से हम एक लीड मैनेजर है. सेकंड, अगर आप देखोगे हमारा पिलर जो है, ठीक है, दैट इज हमारा AIF पिलर है. तो भारत वैल्यू फंड करके है हमारा, एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोन AIF इन द कंट्री, जहाँ पे हमने अराउंड 8 to 10,000 करोड़ गार्नर किए हैं लास्ट जस्ट 3 साल में. तो जो हमारा सेकंड पिलर है बिजनेस का. थर्ड इज द रिटेल ब्रोकिंग आर्म असिट सी मेहता, विच इज द ओल्डेस्ट रिटेल ब्रोकिंग आर्म, एंड वो हमने एक्वायर की हुई है. केवल जी एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, मुझे एक शेयर करना है. आई हाँ, थिंक एक शेयर सेकंड, इज मैंने नॉट. आपको या मेक इट यू को होस्ट, जस्ट गिव तो मी मी. एंड चिन्मय. या हाँ हाँ, जस्ट मिनट. हाँ श्योर. हाँ, मैंने आपको तो बना दिया है, तो आप शेयर मिल कर सकते गया. हैं. जस्ट एक मिनट. चिन्मय जी, उनको बताइए कि वीडियो. हाँ, हाँ, मिल गया उनका नाम. शेयर. आई एम श्योर यू कैन सी द स्क्रीन. यस यस, वी कैन सी. So this is all about, group is all about 10,000 crores of assets, cities presence because of Asit C. Mehta, older, franchisee network, corporate connects. Pantomath is the main arm, which is our investment banking wealth company, जिसके अंदर आपका म्यूचुअल फंड भी आता है, AIF भी आता है, Asit C. Mehta. And of course, AI analyst leads in, but of course, on some different platform, we will talk about it. She's our promoter, Miss Madhu Lunawat, and I will definitely spend some, quickly 1 minute on this. She's the driving force and she's the energy because of which, most of the professionals have joined here. Uh, Belongs to very humble family. She is a CA, rank holder, and prior to this, she was working in a corporate. So she has worked with Edelweiss, ARC, Infosys, UTI, and then of course she has stepped into this venture. Uh, Her husband, Mr. Mahavir Lunawat, who is a mastermind of the investment banking. So he's a company secretary, and of course he has worked with the corporates like Reliance and ITC. So both of them founded this Pantomath and the Wealth Company Mutual Fund. दीना मेहता, इनके इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है. जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं सब दीना मैम को जानते हैं. जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, विच स्पीक्स अबाउट द क्रेडिबिलिटी, एक बहुत ही उम्दा बात है कि 80% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिटायर्ड IAS एंड IRS ऑफिसर्स. अगर आप डॉक्टर राम सेवक शर्मा को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वो चेयरमैन रह चुके हैं ट्राई के. या कोविन या आयुष्मान भारत जैसा जो डिजिटल मिशन था, तो उसका जो फाउंडिंग मेंबर थे वो ये थे. के जलान सर अगर आप देखोगे, वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रह चुके हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं. अगर आप अतुल जोशी सर को देखोगे, तो वो फिच रेटिंग्स के, हम कहते हैं ना रेटिंग रेटिंग, उसके MD एंड CEO रह चुके हैं. हेमंत भार्गवा सर को अगर आप देखोगे, तो ही वॉज MD ऑफ LIC. सेम अगर आप ये देखोगे, तो रश्मि वर्मा मैम अगर देखोगे, तो शी हैज वर्क विद द PM ऑफिस. या डॉक्टर हुकुमचंद चंद देखोगे, आई मीन एनी लीगल व्यू, एनी गवर्नमेंट, आई मीन ही इज वन ऑफ द फेस. अमरीश बालिका सर को तो सब जानते हैं. पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इज, दो दिस साउंड्स लाइक अ न्यू AMC, 49th AMC,
बट वी अंडरस्टैंड बिजनेस, हमारे रूट्स है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यानी इन्वेस्टमेंट से पहले जो सबसे तैयारी शुरू होती है ना, वहां से हम शुरुआत की हुई है. इफ यू सी आर म्यूचुअल फंड, अराउंड 6 months बैक वी हैव लॉन्च्ड आवर ऑपरेशंस. आवर कॉर्पस इज नियर बाय 2000 करोड़, 2000 करोड़ के आसपास हमारा कॉर्पस है. इन इक्विटी बास्केट्स वी हैव फ्लेक्सी कैप. We have launched FlexiCap, we have launched Balance Advantage Fund, Multi-Asset Fund, and Small Cap Fund. Of course, we have Liquid Arbitrage Fund as well. Uh, so idea is to fill the basket, to fill all the investment curves. SIF के लिए हमारे साथ है मिस्टर चिन्मय साठे. सो चिन्मय, वेलकम टू दिस. चिन्मय का अगर मैं परिचय करूं तो चिन्मय इज इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 23 years. द ब्यूटी अबाउट चिन्मय, से व्हेन यू वर्क इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, you have worked with so many fund managers, right? The beauty about Chinmay is he has worked in insurance industry, has worked in asset management industry, and of course he has managed in the derivatives industry as well. So Chinmay is a engineering passed out, and he has done his masters from IIM Lucknow. Uh, uh, of course, he has worked with the AMCs called UTI and L&T. He has managed Merrill Lynch derivatives prop book for around 3 years, and in his last assignment, Chinmay was managing shareholders fund in Bajaj Allianz Insurance for roughly around 50,000 crores. So that is all Chinmay all about. And I'm sure when Chinmay will speak, he will speak. Is this product good for the wealth creation? क्या thought process होना चाहिए? चिन्मय के दिमाग में इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है, वो इस प्रोडक्ट को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जैसे डेरिवेटिव कहा जाता है, इज इट वेरी रिस्की प्रोडक्ट? तो मैं चिन्मय जी को दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आप अपना थॉट प्रोसेस जो है वो प्लीज सब लोगों के साथ शेयर कीजिए. In next 30 minutes and next 15-20 minutes, last 15-20 minutes, we will keep for the Q&A. Over to you, Chinmay. Yeah, thank you. Thank you all. Yeah. So, what I'll do is I'll quickly, over the next 5-7 minutes or 10 minutes, I'll talk about our entire philosophy of investing, about the product, how we are looking at SIFs. And then if there are any questions, I'll not explain SIFs in detail because I'm making an assumption that you guys understand SIFs completely. So I'll not explain SIFs, but I'll tell you what our perspectives are on SIFs and why it is a superior product, or not superior, but let's say why is it a great product to have for any investor. So I'll start with some basic comments and then we'll take the Q&A. So SIFs are fundamentally very similar to traditional mutual funds. However, SIFs go beyond traditional mutual funds. So the beauty of, or rather all the good parts that mutual funds would offer, such as from a long-term investing perspective, all of this is possible even in SIFs, with the added flexibility of risk management, of active risk management using derivatives. So the key differentiator between an SIF and a mutual fund is the ability to use derivatives, and not as a tool to take excess risk, but as a mechanism to actively calibrate and manage risk. So when derivatives is used correctly, they allow the fund manager to control the exposure, hedge effectively, and navigate changing market conditions with far greater precision compared to a long-only fund manager's approach. We have all heard that derivatives generally are quite risky products, but the key differentiator between SIFs and general usage of derivatives is that the risk in derivatives typically arises from the use of leverage. So when you have, let's say, 1,000 rupees worth of capital and you are exposing yourself to 10x or 20x of that capital, there's a very high probability of losing that money. And that risk that someone takes into using leverage is either knowingly or unknowingly. However, under the regulatory framework for SIFs, leverage is not permitted. And so the primary source of risk that is associated with derivatives is structurally, so to say, controlled. Then, in terms of our philosophy, it is quite simple and disciplined. It starts with understanding of risk, quantification of risk, allocation of risk, and then and make sure that it is adequately compensated and through active management. So at the core of the investment process is that we focus on returns per unit risk. So we may take higher risk, but then the returns have to be compensated. And if you take lower risk, we are okay with lower returns. So that ensuring that the returns we seek are more than the returns that we seek are more than the risk that we are taking.
And this is going to be a continuous process of assessing risk, of quantifying risk, and allocating risk. And it is this continuous process of risk management that we aim to create consistent wealth for our investors. Uh, as an investment principle, I am a firm believer in two things: investment hypothesis and attribution analysis. Every position that we take is backed by clear investment hypothesis. What is the purpose? So it basically goes to define as to why do we own a stock, what do we expect from it, the time frame over which that thesis has to play out, and all within a probabilistic kind of a framework. Equally important is attribution analysis. What attribution analysis does is we continuously break down our returns to understand what is working, what is not working, and to the extent that what factor is contributing to what extent positively or negatively. This attribution analysis ensures that we remain accountable to a process and keep refining it over a period of time. And it acts typically like a feedback loop to our investment hypothesis. We have developed our internal cuboid framework that helps us in articulating and implementing the strategy in a structured manner, ensuring that all the key building blocks are in place required to navigate the markets. The details of the entire cuboid strategy and everything that we use will be there in the presentation, and you can have a look at it at your own time. I'll quickly run through some of the important parts of the framework. So along with the existing fundamental research team within our entire framework, we have also I think built your a presentation is not shared. no. We'll share it. We'll share it on email or on WhatsApp. Okay. You Amit are will not share that. sharing, you are Yeah, not going through the presentation. because the product is similar. So I'm assuming that SIFs are available. So I'm just going to give you some commentary on how I'm going to approach the Okay. management part only. I'm Okay. assuming that you understand SIFs completely. Perfect. Yeah. So. As a part of this framework, we have built a dedicated sub-team comprising of quantitative analysts and derivative strategists. Their role is to identify the hidden variables which are embedded within data and to bring a strong layer of data analysis and quantification in the investment process. Uh, so I'm personally looking at this entire team that I've built as data scientists. Our core responsibility is to make sense of complex data, extract actionable insights, and enhance the decision-making process across both long as well as short strategies. Uh, at the same time, we are equally conscious of the risks that we want to avoid or manage better. We do not rely on a single style factor dominating the portfolio, thereby mitigating any kind of a style factor risk. We also aim to maintain a balanced volatility profile, keeping portfolio volatility broadly in line with the market rather than being structurally overexposed or underexposed to volatility. Coming to the portfolio construction process, we are of the strong belief that our focus will be a lot on the megatrends. Megatrends are basically the themes or kinds of sectors that will be in focus over the next 2 decades. We believe that megatrends typically originate in early stage companies, they get validated in private markets, and then as and when these companies get listed on the stock exchanges to deliver the strongest risk adjusted returns. As these businesses mature, they eventually evolve into large cap sector leaders. On the long side, our strategy is to identify these megatrends. So some of the examples of megatrends are EVs or renewables or edtech or machine learning, AI, etc. Our idea is to position ourselves early in these businesses that are aligned with this structural shift. On the short side, our approach will be extremely tactical in nature. We will look to identify stocks where returns can be generated from price declines. And in doing so, these positions on the short side, they act as natural hedges to our long portfolio. This helps in overall managing our portfolio risk more effectively. The short positions hence will serve the dual purpose of return generation, while at the same time they act as natural hedges to the long only portfolio. Finally, under the SIF platform, as you're aware, we are launching two strategies. The equity long short fund is positioned as a flexi cap, and the X top 100 fund is positioned as a mid and small cap. The investment philosophy across both the funds will remain similar. The stock differences will be a function of higher proportion of large caps in the long short fund, and completely being pure to the nature in the non X top 100 fund. So that's broadly on the entire investment process, the philosophy, the entire framework that we'll be following. And in the presentation that you'll get, there are a detailed explanation of everything. And we'll take questions later on also if you want any.
But that's something that I wanted to talk about because the presentation is very big and quite detailed, and it will take time for explaining everything on the call, like in an 15, 20 minutes kind of a call. So yeah, I mean, now we can take questions if any are there. And Okay, so you don't want to go through the selected slides for benefit of partners. In case if you feel some selected slides, I have already shared with them this slide PPT, what I have got from Amit. If okay. you wish, you can, because we have a time till 5 o'clock. So maybe 10-15 minutes, you can elaborate about the presentation and then we can go through the question answer. Uh, I'll see if there is any, because broadly I've covered most of the things, I think, but let me still see. So I think it's a very basic level presentation on the initial stages. So basically what we talk about is SIFs and the differences between SIF, PMS, AIF, etc., which is all very clear. How long short funds are better, or what are the advantages of long short funds over traditional mutual funds or long only funds, wherein the potential for positive returns in all kinds of markets exists. The beta is reduced and volatility is also is reduced at portfolio level, given that there's a long and short. And all of these points are assuming that a same fund manager is running both long only as well as long short strategies, because the beta can be different for different fund managers, but you assume that you go with the same philosophy of investing, then you're looking at these positive things in a typical long short fund over a long only fund. And obviously, so what I'm saying is that in a typical kind of a market, and especially in a so there are certain disadvantages of long short funds, primarily when the market is in extremely bull kind of a zone, wherein we are expecting, wherein the market has delivered 50, 60, 70% kind of returns. In these kinds of circumstances, you may find that a long short fund may underperform long only fund. Does not mean that the returns will be negative or anything on those lines, but it will be slightly inferior to a pure long only fund, given that the sharp move that has happened and your short positions will be hurting. But barring that kind of a situation, you will see that generally a long short fund is expected to deliver better risk adjusted returns than a long only fund. Uh, Uh, then this is a slide on this also. I'm sure you're aware of as to how mid and small caps are superior to large caps over a longer period of time, and what kind of Sharpe ratio. So the important point here can be that if you look at the top decile returns over the last 7 and 10 years, we've seen that majority of that is coming in the non-top 100 names or Nifty Mid and Small Cap Index. Why we have taken this index to highlight is because otherwise it becomes very difficult to create a universe of companies which will be a part of both the indices. So we have considered Nifty 100 and Nifty Mid Cap Small, now Mid Small Cap 400 kind of an index, and we'll see that what is the ranking of how many companies have been in the top decile performers, etc. So there's a lot of data that you can uh, that we have done work on, which explains as to why the X Top 100 is a good category to invest into over a longer period of time. This is the mega trends picture that I was talking to you about, wherein we've seen that early megatrend adopters, I mean, especially a startup phase, we've seen that the investment happens through angel investors or through VCs, and then it takes time for the companies to establish a proof of concept and then to, focus on profitability, on improved management quality, on corporate governance, etc. So once these companies scale up and they become and they need growth capital on a bigger scale, that's when they get listed and the growth remains high, the valuations reset from private market type, and then we see that the focus of the management on profitability and return ratios is very high. And these companies typically tend to deliver the highest risk adjusted returns in the listed space. And our focus will be on these mega trends of the future. And so this is our framework I talk to you about, wherein every letter contributes to some of the other factor. And so for example, quantitative validation or underlying growth vectors, which will be a core part of our portfolio, drawdown level controls, or any kind of what is investment hypothesis and what is behavioral investing. I think all of these. So just quickly on, so these are the mega trends that we've seen over the past 2 decades, and these are the mega trends that we're expecting, and our focus will be a lot on this. So a core part of our portfolio will be focused on these kinds of sectors, and we have a dedicated team which will be focusing only on the mega trends of the future, not so much on the things of the past, and which is the philosophy that we are very clear that we are going to follow. So
That's something, and I think these will be your typical, so wherein high growth compounders and emerging themes will be the core portfolio stocks, whereas these will be the more tactical nature, wherein we are looking at cyclical bets or deep value or contra kind of companies or momentum or thematic. I mean, these will be there, but they will be more tactical. High growth compounders and emerging themes will be a core part of a portfolio. So that is broadly on the presentation. I think rest of the slides are quite simple and easy to understand. This is something that I wanted to explain about our entire investment philosophy, our framework, what kind of mechanism that we have in place at this time to create a portfolio and generate consistent wealth for our investors. Chinmay, there are two questions quickly. One is, all the recent equity SIFs are running in negative. So why investment should be made in the new offering? Okay, so equity SIFs will be negative because equity SIFs will have a lot of bearing from because of the market. So I'll give you some examples. So a couple of equity, there are 4 equity SIFs which have been launched so far, which have been there around for some time. A couple of equity SIFs that have been launched, and I'm comparing the data till 31st of March since inception of these particular SIFs. Couple of them launched by one single fund are more or less in line with the market fall. One of the SIFs has outperformed by 8%, so there is a 8% alpha in one of the SIFs. And the last SIF, which was launched in February, has delivered a 2.5% alpha. So what you typically associate with a SIF on the equity side is not to protect downside. I mean, to protect downside to some extent, but these are not going to be absolute return funds. If you're making so that's the distinction that you need to understand, that there will always be a market overlay, there always will be market conditions because of which your performance may be affected. And these are market conditions that you expect to affect the overall returns as well. So you have to look at it from that context. So it's a benchmark return that we are targeting. So the NSE 500 is our benchmark return. NSE 500 delivers 15%. My endeavor would be to outperform the benchmark. If the NSE 500 is delivering 15% negative return, my endeavor is to not fall as much, and that's the endeavor. It's not equity SIFs don't work on absolute return. Okay. Okay. So let me thank you, Chinmay, for quick and insightful presentation. So did you prepare any back-tested model? And if yes, then what is the basically downside protection happen in that model, or what is the rolling return or trade return is generated in that model? See, I'm not frankly speaking, I'll be very upfront with you. We have done a lot of backtesting, but as a fund manager, I would not pay too much attention to backtesting because finally the output is always known to the fund manager. And hence, all the models that a backtesting output throws is always a function. That's my personal belief. It's always a function of something that has already happened in the past, and it will always throw good data. Even our backtesting would have shown amazing data. But that's not the way to approach the problem. The problem should be approached from the perspective that if I'm running a 80-20 kind of a fund, hypothetically, let's say I'm running 80% long and 20% short, how much return I'm able to generate from that 80-20 kind of a fund? And what is the portfolio level volatility that I'm expecting from that fund? What is the covariance among the stocks, individual stocks between longs and shorts? And hence, as a result of which, what is the portfolio level? So when I say volatility, is basically आप समझिए standard deviation है. तो वो कितना हम expect कर सकते हैं compared to a pure long only equity fund, and what is the return? As long as I am running, as long as my benchmark, which is similar to a flexi cap fund, or my benchmark is similar to a mutual fund, then I am expected to outperform that benchmark and at a lower standard deviation because of the long and short strategies. So उसमें क्या होता है कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि can you generate similar returns that a mutual fund generates on lower volatility? The answer is yes. Assuming same volatility or assuming same risk, can you generate higher returns? Then the probability of that answer is also yes. That is the way you should approach it. So कोई भी एक इक्विटी फंड मैनेजर के पास एक अल्फा का जो एवेन्यू होता है वो होता है स्टॉक पिक्स. So that stock picking avenue or sector selection avenue is available with the SI fund manager as well. Along with that alpha selection, alpha creation avenue, there is an added avenue of creating a mix between long and short, which is optimal for the markets at that point in time. So जैसे अभी का मार्केट है जो अनसर्टन है, वहाँ पे आप ज़्यादा लॉन्ग ना रख के लॉन्ग शॉर्ट का अगर आप पोर्टफोलियो रन किए होते
then your net exposure goes down and you make money on the short side also as well. So hedging as well as alpha generation both are possible using short strategies. तो उसका एक नेट आउटपुट ये होता है कि अगेन आई एम व्हेन आई से आउटपुट होता है इसका मतलब है कि प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर लुकिंग एट फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स और कैन नॉट मेक दोज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. It has to be understood in the entire disclaimers कि the potential, always the potential of generating superior risk adjusted return is higher in a SI. ओके दीपक जी, आपने एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखा है, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन. Okay. So, sir, considering that it is based on the mega trends, what approximate percentage of allocation will be between large cap, mid cap, and small cap in the long short equity fund? In the long short equity fund, in the X-Top 100 fund, there will be a substantial portion of mid and small cap. So we'll be having obviously more than 65% because that's the mandate. But even in the long short equity fund, we'll have a higher proportion of these kinds of sectors compared to a generic flexi cap fund. I mean, I cannot specify the number, but it will be, but that is going to be the core part of our portfolio, is what I can answer. So, just because a stock is there in the benchmark does not mean that it has to feature in our fund as well. We are focusing on stocks wherein we are focusing on stocks wherein just a second. Yeah. So we are focusing on stocks wherein these stocks have to deliver returns over the next 2 decades because that's where the runway is, and the sectors that I mentioned are the ones there. So to answer it in brief, it will be a substantial portion. It will not be more than 50%, but it will be a decent portion. Okay. These And I'm talking about around 50% or around 40 to 50% will be this mega trends part. Over and above that, there will be other stocks also from the mid and small cap which will be there in the flexi cap fund. So we are okay. not really looking at large cap orientation, frankly, in the flexi cap strategy. Okay. And what kind of short strategies would you adopt in the fund? So short strategies will be twofold. One is they will be more tactical in nature. Around 10 to 20% kind of positions on a median basis you should expect at any point in time as short positions. The idea is to generate not just positive returns from them, but to also hedge the long portfolio at every point in time. So we don't know when a bad event is going to happen or a black swan event is going to happen. These kinds of short positions are the ones which help you in identifying these, in helping you or protecting your portfolio during these kind of events. तो एट एनी पॉइंट इन टाइम और 10 to 20% के बीच में आपका एक शॉर्ट पोजीशन हमेशा रहेगा पोर्टफोलियो में. एंड अलॉन्ग विद इट एनी कैलेंडराइज्ड इवेंट जब रहता है, या आई नो कि देयर इज एन इलेक्शन हैपनिंग और देयर इज अ रिजल्ट सीजन गोइंग ऑन और देयर इज एफओएमसी मीटिंग और देयर इज सम वॉर रिलेटेड डेडलाइंस और देयर इज सम tariff related deadlines, at that time there will be a portfolio level hedge that can be taken over and above the natural hedge that we are having through short positions. So I'm asking the nature of the strategy, whether it will be collar strategy or it will be a covered call, or we will be just buying the put or selling the futures. So in that, what nature of strategy we will adopt? So we are not looking at collar strategies because collar strategies will not deliver the returns that we're expecting because our benchmark is NSE 500. Collar strategies will work in hybrid kind of products wherein your returns are expected to be in a very narrow range of 7 to 10% kind of a number. So whenever we launch the hybrid products, probably we may think of the collar strategy. We are not looking at covered calls also because that is again a hedging kind of a strategy. We are looking at alpha maximization. So from alpha maximization strategies, we are not looking at these kinds of strategies at all. They will be implemented when we launch the hybrid products, but not in the pure equity products. तो अभी आपकी क्या शॉर्ट साइड, यानी कि यू विल शॉर्ट इन द फ्यूचर मार्केट, जो नेकेड डिपेंड करता है. सो डिपेंड नेकेड करता शॉर्ट है. का बता रहे हैं 10-20%, और इट इज लाइक अ हेजिंग. नहीं, नेकेड शॉर्ट्स. नेकेड शॉर्ट. जी. Hedging will be over and above that depending on circumstances. That is point number one. Secondly, options and futures का जो एक mix होता है कि when will you use options and when will you use futures is a function of two things. One is the volatility of the option etc. Implied vol जो हम कहते हैं वो कितना है. अगर हायर implied vol है तो हम कॉल बेच के शॉर्ट कर सकते हैं. अगर हम लोअर वॉल है तो यू विल बेटर ऑफ बाइंग पुट ऑप्शंस. अगर लंबे समय के लिए शॉर्ट पोजीशन रखना है तो बेटर टू डू इट इन फ्यूचर्स एंड होल्ड द फ्यूचर. सो दीज आर द थ्री थिंग्स ब्रॉडली यू विल टेक. सो वी आर नॉट लुकिंग एट from a speculation perspective. We are not looking at derivatives from some kind of complicated option strategies like iron condor or butterfly spreads or
strangles or even any kind of bull spread, bear spread. We are not looking from that perspective because those products are not valid in a SIF. These products are valid if you are having a leverage kind of a position, but in SIFs, as you are aware, leverage is not allowed. So these kinds of strategies are not possible in an SIF. ओके, यहाँ पे मुझे एक बताया कि वी हैव भारत वैल्यू एआईएफ फंड, तो ये आपका लॉन्ग शॉर्ट फंड है कि लॉन्ग ओनली फंड था? ये कैटेगरी 2 इक्विटी AIF फंड है. कैटेगरी 2 इज अनलिस्टेड नेम्स. So this ओके is an ओके, AIF that तो is not अभी an जो SIF. पेंटोमैथ का कोई एआईएफ में लॉन्ग शॉर्ट का ट्रैक नहीं रिकॉर्ड है? नहीं, वी हैव नॉट लॉन्च बिकॉज कैटेगरी 3 में हमारे पास अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं है, फ्रेंकली, बिकॉज taxation is a big challenge. So in fact, we have applied and we have received we have created the trust, etc. But we are not going ahead at this point in time with the category 3 as long short fund because of the taxation issue. So the tax is 43%, which is quite prohibitive. ओके ओके, और अभी समझो कि आपका एक नेट इक्विटी एक्सपोजर जो है उसका कोई आपका रेंज आपने डिसाइड किया है, और दूसरा कि आज अभी जो करंट मार्केट सिचुएशन में आपका नेट इक्विटी एक्सपोजर क्या रहेगा? आज के मार्केट में आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ जेनेरिक मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम. इट इज़ नॉट अ बैड मार्केट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. मतलब कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है आज की तारीख में. तो ये जो मैं कह रहा था कि 10 से 20 के बीच में शॉर्ट पोजीशन रहेगा, तो अज्यूम कीजिए कि इस वाले माहौल में हमारा 85-15 काइंड ऑफ सिचुएशन रहेगा. 85 लॉन्ग 15 शॉर्ट, सो नेट 70% रहेगा एक्सपोजर. ओके, इसका मतलब कि अब करंट सिचुएशन में आप 80 लॉन्ग है और लेट्स से कि 15 शॉर्ट है, तो इसका मतलब नेट इक्विटी एक्सपोजर 65% का रहेगा. 85-15, सो 70 रहेगा. हाँ, नेट 70 के आसपास आपका रहेगा. ओके, बट कहीं पे आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपकी क्या मिनिमम इक्विटी एक्सपोजर जा सकता है, क्या मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर जा सकता है, ऐसा कोई समथिंग? होगा, आई मीन दोनों एक्सट्रीम्स होंगे, बट वो एक्सट्रीम्स की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है. ओके. तो मैं जो बोल रहा हूँ कि आपका जो बड़ा सा जो पोर्शन रहेगा जिसमें आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहेगा पोर्टफोलियो, वो 85-15 के बीच में रहेगा, या 80-20 85-15 के बीच में रहेगा, समवेयर अराउंड दैट. ओके, यानी कि मोस्ट ऑफ टाइम ये फंड जो है आपका 85% लॉन्ग रहेगा और उसमें 15% जो है शॉर्ट पोजीशन रहेगी. ओके, जी और इफेक्टिव नेट इक्विटी एक्सपोजर 70 रहेगा, और शॉर्ट से हम यहाँ पे एडिशनल अल्फा जनरेट करने की कोशिश करेंगे. और जी, लॉन्ग का जो फंड होगा वो आपका जो मेगा ट्रेंड्स लॉन्ग, है हाँ, उसमें ज़्यादा म्यूचुअल होगा. फंड है उसी बेसिस पे काम करेगा. जी. ओके ओके, एक और क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में. In structural bull market, if you are going 25% short more, then how can you capture 100% benefit In of the structure, bull run? first thing is 25% is not a compulsion, that's a limit. You may, the fund manager may decide not to have any shorts also if he's so right, if the view is the structural bull market. Having said that, even if the fund manager does not get the view right, and let's say he's running 15% short, let's say, so you will not be able to capture the full 100%. That's a given, and that's what the in the presentation that I disclosed, there was the can you see the presentation even now, or Yes, yes, it is there. so इसमें हमने ये कहा हुआ है कि these are the obviously, so जो आप बुल मार्केट की बात कर रहे हैं, there is a possibility that shorting exposes to a fund to potential underperformance in a strong bull market, if you can see this one. So that's a fact. That's the nature of the fund. बट ओवर पीरियड ऑफ 5 years एक लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड समझो फ्लेक्सी फंड है जिसका फंड मैनेजर टारगेट करता है, ओके, कि भाई मैं एग्जांपल 2% अल्फा जनरेट करूँ, एग्जांपल विद स्टैंडर्ड डेविएशन लेट्स से कि x. ओके, तो इन अ लॉन्ग शॉर्ट सेम WSI में कितना आप म्यूचुअल फंड से कम स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा और कितना म्यूचुअल फंड से ज्यादा अल्फा जनरेट होगा? हमने जितना मैच किया है, अगर मैं ही वो फंड मैनेजर हूँ जो दोनों स्ट्रेटेजीज लॉन्च करे, बिकॉज दैट इज वेयर यू कैन कंपेयर, अदरवाइज यू कैन नॉट हाँ, मैं कंपेयर. आपके वही पॉइंट से बात कर, दोनों आप ही मैनेज कर रहे हैं. करेक्ट. सो इन दैट केस, इफ यू आर रनिंग अ 80-20 काइंड ऑफ अ फंड, 80% लॉन्ग एंड 20% शॉर्ट, या 85% लॉन्ग एंड 15% शॉर्ट, तो आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा वो एक प्योर इक्विटी फंड से 15 से 20% से ज़्यादा कम हो सकता है. मतलब अगर 15% वॉलेटिलिटी है तो 15% का से मतलब 12 से
12-13% के करीब आपका वॉलेटिलिटी हो सकता है, 10.5 भी हो सकता है अगर आप 80-20 रन कर रहे तो. So the volatility will be lower. ये मैथमेटिकली पॉसिबल है. एंड volatility lower, return generation is the skill set of the fund manager, and that he has to generate it because there are enough opportunities on both long as well as short side. तो आपके पास वो अल्फा जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी आती रहती है on both long as well as short, and there is enough data. I mean, we look at data, like millions of data points on a regular basis, and I mean, due to paucity of time, I cannot share everything, but there is so much of data that suggests that there are enough opportunities on both long as well as short side. नहीं, तो इसमें मैं समराइज कर सकता हूँ कि एग्जाम्पल ओवर पीरियड ऑफ 5 to 7 years, एग्जाम्पल एक फ्लेक्सी कैप फंड जो है म्यूचुअल फंड में, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन लेट से 12% रहेगा, और जी. म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है लेट से कि एग्जाम्पल 13% आता है, तो यहाँ पे मैं 1 या 2% एक्स्ट्रा. Endeavor वही रहेगा. Yeah, endeavor will be that. Yes. Okay, so I'll be able to generate the lower volatility and higher expected return than the normal flexi cap fund. Yes, that's the endeavor. That's the Okay. endeavor. Yes. ओके. सचिन जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. जी मिल गया सर जवाब. अभी जो बात हुई कि क्लाइंट हम लोग जो मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे तो क्या लेवल का डिस्कशन होना चाहिए डाउनसाइड प्रोटेक्शन को लेके और अल्फा को लेके, तो अभी सर ने वही बात की जो सुना. तो ओके. ठीक है, मिल गया सर जवाब. ओके. और यहाँ पे जो सचिन जी के क्वेश्चन के रेफरेंस में पूछूं, तो आज मैं एज ए पार्टनर, ओके, और एमएफडी में एक अपने एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल क्लाइंट से को मिलता हूँ, तो आपके हिसाब से क्या मुझे 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहिए जिससे क्लाइंट को एक इंटरेस्ट लगे या रियलाइज हो कि यस आई नीड टू डाइवर्सिफाई इनटू एसआईएफ इन्वेस्टमेंट? जी, एक म्यूचुअल फंड, लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड, कोई भी फ्लेक्सी, स्मॉल, मिड, लार्ज, कोई भी एक म्यूचुअल फंड हो, एक एसआईएफ वो सब कुछ कर सकता है जो एक म्यूचुअल फंड कर सकता है. ओके. There is nothing that an SIF cannot do that a mutual fund can do. Correct? Okay. The second point is that SIFs can do something more. Okay. So what is that more? Is that in bad times, an SIF has the potential to not just hedge your portfolio or protect your portfolio, but also benefit from the downside. Always the word potential is very important. But वो potential है एक SIF में कि आपके पोर्टफोलियो को बचाए और जनरेट करे रिटर्न्स, दोनों चीज़ें इन अ बैड मार्केट, जो कि एक म्यूचुअल फंड में नहीं है. म्यूचुअल फंड ज़्यादा से ज़्यादा कैश खड़ा कर सकता है. यू कैन सेल एंड बी इन कैश, बट बेसिकली ही इज नॉट मेकिंग एनी मनी टू यूज इफ ही इज क्रिएटिंग दैट कैश. लेट्स से 20% कैश किसी ने कर दिया पोर्टफोलियो में, दैट 20% इज नॉट पुट टू यूज. But in the case of an SIF, every rupee will be put to use such that in an efficient way, such that you are able to participate in the upside, you're able to protect the downside, and in fact make money also during the downside. That potential exists. Now it is left to the fund manager whether he is able to execute or not. But the product, what we have to agree on in this forum is that the product is superior to a mutual fund, long only mutual fund. That is what we have to arrive at. Okay. Okay. दीपक जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. Yeah, so since there are already existing SIF in market, if client asks you what additional benefit is there with the WSIF, which are the points which you can tell to client so that he can get ready to invest in the WSIF compared to the other SIFs in the market? So our approach is going to be extremely quantitative in nature, extremely quantitative, extremely deterministic. मतलब कि हम हर एक डेटा पॉइंट को बहुत समझदारी से देखते हैं. हमारा वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, एक इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है, जिससे कि हमें व्हाट वी आर ट्राइंग टू अराइव एट इज कि इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फंड मैनेजर. It should be more about analyzing data, looking at data and forming views rather than forming views and then looking at data. So अगर मैं कल नहीं रहूँ, if I'm not the fund manager, if I'm not the CIO tomorrow, anyone else who takes over my place should continue with that fund, with that entire process. And the process का consistency में ज़्यादा focus होना चाहिए. So you can look at us as highly data dependent, highly focused on quantitative analysis, highly dependent on the things of the future, without any biasness on benchmark. So benchmark में stocks है, इसलिए हमारे portfolio में रहने की ज़रूरत नहीं है.
So these are the things that, and we'll always, and we are not afraid about taking short positions. We are looking at alpha maximization. We're looking to maximize returns for our investors. अगर वो क्लाइंट 5 से 7 साल रहता है हमारे साथ, our endeavor will be to deliver superior risk adjusted return. तो ये सारी चीजें, I mean, so look, there are 49 AMCs or 50 AMCs in the country. I mean, what differentiates one AMC from the other is performance eventually. So, and the consistency of performance. Our focus will be on that. कि consistency of performance आना चाहिए more than anything else. So what is the current team size you have for SIF? So SIFs में, as you are aware, the entire wealth management team, whether it is sales, operations, IT, HR, everything is common. Okay. On the investment side also, the entire research team is common. Okay. Additional to, so we have six analysts we have on the research side, and we have on the with the wealth company mutual fund, which is common. Along with it, we have 3 analysts which are specific to SIFs, given the nature of the SIF. So one is a derivative analyst, one is a quantitative analyst, and one is a analyst who is focused only on the new sectors, on the new economies or the mega trends that I talked to you about. So this is the differentiation that we're making. So anything that is specific to SIF, which is quantitative focus, derivatives focus, and megatrend focus, which we have been talking about, we have hired 3 analysts because we believe in these 3 things. इसीलिए हमने ये 3 एनालिस्ट अलग से हायर किए हुए जस्ट टू वर्क फॉर अस ऐसा। ओके, तो करंटली आप ही फ्लेक्सी कैप में देख रहे हैं कि देयर इज सम डिफरेंट सीआईयूज देयर फॉर द म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड के लिए अलग सीआईओ है। ओके ओके, सो यू आर, आई विल बी ओनली फॉर द एसआईएफ। यस। ओके, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड का जो फ्लेक्सी कैप होगा उसकी स्ट्रेटेजी या उसका लॉन्ग ओनली का पोर्टफोलियो और आपका लॉन्ग ओनली का पोर्टफोलियो अलग हो सकता है, इफ आई एम राइट? 100%। ओके, 100%। Sir, I have one question. हाँ बोले प्रमोद जी। Sir, as you mentioned, like, there will be a lot of focus on quantity data and all. So we are getting the views from that, like different SIF, that some SIF focus on quantity, quant factors and all those things. But there are some SIF which says that the main thing will depend upon the, fund manager skills. Yeah. The fund manager who got expertise in long shot already having that thing. So how do you rate it? It will be more of fund manager skill based, or it will be more of quant or database? How you will differentiate between two? See, what we're looking at is being able to perform across market cycles. See, the problem, I'll tell you, I've been in the markets for the last 2 decades. The issue is that the fund manager gets views right for certain periods of time. And then there are certain periods of time when the markets do not agree with the fund manager's views, or the fund manager's views are not in sync with the market. Can we create a strategy wherein the fund manager's views are important, fine, but it has to be aided by quantitative data analysis. क्वांटिटेटिव डेटा से आपको एक एक्सेस, एक लेयर बन जाता है जो आपको व्यूज को कोरोबोरेट करता है कि नहीं, वो आपको देखना है। अगर वो नहीं कर रहा है, वी आर लुकिंग एट what kinds of risks can arise in a portfolio. Okay, are we looking at the framework on a quantitative basis or not? I'm not saying कि हम quantitative analysis मतलब जो algorithms करते हैं वो कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे, because that is not even possible for us to do HFT kind of things. We are looking at reducing the style risks primarily. Style जो एक होती है, जैसे एक मोमेंटम फैक्टर हो गया, मोमेंटम रिस्क हो गई, या ग्रोथ रिस्क हो गई, या एक वैल्यू स्टाइल हो गया। Okay, so all of these factors, are you ever exposed in a portfolio or not? That will be one of the examples that I'm trying to share with you. कि ये रिस्क को कम करने के लिए एक strategic framework बनाया है, जिससे कि fund manager obviously has his views and things that are in place, because earnings ultimately is a function of views that you have on individual companies and their inputs etc. तो उसके साथ में ये जो framework है ये काम करता है ये बताने के लिए कि आप गलत हो कि नहीं हो in an objective way. Hence, this framework is very important, which is more quantitative in nature. Right. So you want to have a mix of both, basically. Higher, yes. I mean, see, look, if it becomes a purely subjective framework, then you are at extreme risk. मतलब fund manager को जो लगता है वो अगर कर सकता है, then it's not going to sustain over a longer period of time. And that is what something that we've observed in the last 2 decades. कि यार, if fund managers की views सही रहते हैं for brief periods of time, then they go bad, then they again go right. How do we avoid that kind of problem? But I don't know, sir. Maybe SIF, but we have seen in the quant model, a lot of, mutual fund has launched basis on the quant models, but their performance is not up to that level. Maybe market, or I don't know what is the reason.
तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को लेके जो क्वांट फंड्स है स्पेसिफिकली थीमेटिक में, उनका एक रूल बेस्ड अप्रोच रहता है। तो रूल बेस्ड अप्रोच में आपका फैक्टर इन्वेस्टिंग हो गया या जो भी हो गया, सो उसमें क्या होता है ना, उसमें हार्ड कोडिंग हो जाती है। हार्ड कोडिंग आज के तारीख में चलती नहीं है। यू कैन नॉट हार्ड कोड एनीथिंग। दीज आर मोर ऑफ अ फ्रेमवर्क ड्रिवन डिसीजन दैट वी आर लुकिंग एट। अगर आपने हार्ड कोड कर दिया कोई भी मॉडल, इट डज नॉट वर्क जनरली, बिकॉज एनीवन कैन हार्ड कोड अ मॉडल, बट दैट नेवर वर्क्स। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मार्केट्स। Okay. Thank you very much for clarity. तो यहाँ पे जो स्मार्ट बीटा फंड है, ओके, और आपका जो फंड रहेगा उसके बीच में क्या डिफरेंस रहेगा? स्मार्ट बीटा फंड, नॉर्मली जो रहते हैं ना, स्मार्ट बीटा कहते हैं क्वांट में, विच बेसिकली लाइक मल्टी फैक्टर फंड या सो हमारे इसमें एक सबसे ज्यादा फोकस जो रहेगा वो चार पांच चीजों पे रहेगा। एक हो गई कि व्हाट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड ओवर व्हाट रिस्क आई एम टेकिंग। तो रिस्क जनरली हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से डिफाइन होती है। दैट इज पॉइंट नंबर वन। व्हाट इज द अर्निंग्स रिविजन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो आज हमारा एक्सपेक्टेशन है एक अर्निंग्स का, बट व्हाट आर द रिविजन दैट आर लाइकली टू हैपन गोइंग फॉरवर्ड, because of which the target prices and returns can change, wherein the earnings revisions are likely to be upwards and wherein the earnings revisions are expected to be downwards. Which sectors are likely to see a higher focus on from the fund manager's perspective or from asset allocation perspective, depending on the sector's individual attractiveness going forward. And so hence the ratings of those kinds of stocks and sectors, how they are changing, how the target prices are changing generally. So a lot of that is the quantitative aspect that I am talking to you about. Okay, last question, and then we'll conclude this session. So basically, we know that there is a lot of research is done, lot of experience and expertise built over a period of time. But now this is a long short fund. So how you specifically decide the short strategy which can generate the consistent, maybe 7 out of 10 right, and generate the consistent alpha? Okay, so anything you would like to throw light some about the short strategy, selection of stock for the short strategy, etc. So, with a stock, whenever it is introduced into the portfolio, whether it is long or short, it will have the same criteria set. So, which is basically expected returns, right? So, expected returns, अगर आपके negative है, so that is the first thing that triggers you to think about the stock on the short side. As long as that criteria, along with the volatility criteria, along with the sector criteria, along with the individual hidden variables within the stock, along with a lot of input key variables or key inputs that we call about in individual stocks, जैसे क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट कितना हो सकता है, कोई रबर प्राइस का इम्पैक्ट कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ट होती है। उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि हमारे एक्सपेक्टेशन में ये स्टॉक का आगे का अर्निंग जो है, आज मार्केट में लेट्स से 100 रुपीज़ अर्निंग एस्टिमेट है, लेकिन इसका अर्निंग्स घटने के चांसेस है टू 80 रुपये बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन दैट आर लाइकली टू हैपन। आर वी द फर्स्ट टू अडेप्ट दैट change from 100 rupees going down to 80 rupees or not? And similarly, if the expectation is going to be on the upside कि 100 का 120 रुपीज़ अर्निंग होने के चांसेस हो रहे हैं, मतलब हो सकते हैं, तो आर यू अहेड ऑफ दैट? So whether it is long or whether it is short, I think your views on your expectations of earnings and expectations of valuations and expectations of key variables has to go right. So any fund manager, in my opinion, today in the country can run a long short fund, because the most important point is not the running long and short, it's the views going right. As long as your views are going right because of your expertise, I think anyone can basically execute a long short fund. It's not that difficult. तो यहाँ पे जो शॉर्ट स्ट्रेटेजी रहेगी वो मे बी यानी कि वीक के लिए रहेगी, मंथ के लिए रहेगी, या लॉन्ग पीरियड के लिए कैसे रहेगी? सर वो डिपेंड करेगा क्योंकि हमें वो टैक्टिकली देखना है। वी आर लुकिंग एट शॉर्ट्स फ्रॉम अ टैक्टिकल अप्रोच, नॉट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म शॉर्ट्स पर्सपेक्टिव। ओके, एंड सेकेंडली आर हाइपोथेसिस होल्डिंग ट्रू। अगर हमारा हाइपोथेसिस में कुछ हमने बिल्ड किया हुआ है कि ये स्टॉक को शॉर्ट होना चाहिए फॉर दीज रीजंस, as long as those reasons hold, our shorts will continue. The moment any of these reasons get breached, you will be forming a opposite opinion, or you will be starting to think negatively about that stock in particular, whether it is on the long or short side, both ways. ओके, तो यहाँ पे आप शॉर्ट के लिए टेक्निकल एनालिसिस यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? टेक्निकल एनालिसिस, यस, टेक्निकल एनालिसिस का ओवरले दोनों चीज़ों में रहेगा, लॉन्ग्स में भी रहेगा। ओके, लॉन्ग में भी रहेगा और शॉर्ट टेक्निकल में भी। एनालिसिस का एक ओवरले रहेगा along with the core fundamentals. Yes. ओके, ओके,
So thank you very much, Chinmay ji and Amit ji, for a insightful presentation. I'm sure that our partner, those who attended, understood better, and surely will push your products and looking forward the long-term relationships. Sure. Thank you, Thank you, Keyur, Keyur. for Thank you. giving us Thank this you. opportunity. You can. Yeah, we will leave. हाँ, आप लीव कर सकते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे. Yeah. Sure. Thank Thanks, you so much. Chinmay. हाँ. Yeah, bye. thanks. Bye. Okay, so let me summarize what I have understood in last half an hour 45 minutes. तो मुझे इतना समझ में आया है कि यहाँ पे जो ये लॉन्ग शॉर्ट फंड रहेगा, it is 80% long and maximum 20% short. So maybe 85 and I think 15 वो बता रहे थे. तो करीबन नेट 70% रहेगा और उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप का जो मेरा रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके मैं 20-25% कम स्टैंडर्ड डेविएशन करूंगा. एंड ओवर पीरियड ऑफ 5 to 7 years when I basically keep lower equity, maybe 80% compared to the 100% in the long only portfolio, तो वहां से मुझे एक एडवांटेज मिलेगा कि भाई मैंने वॉलेटाइल या बेरिश मार्केट में मैंने कम इक्विटी रखा है और साथ साथ में मैंने शॉर्टिंग भी सही किया है. तो ओवर 5 to 7 years ये फंड जो है कम वॉलेटिलिटी के साथ, ओके, ओवर पीरियड ऑफ 5 to 7 ये 1-2% हमें फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड है उसे या इंडेक्स से 1-2% रिटर्न एक्सपेक्ट हम ज्यादा कर सकते हैं, विच इज द कोर फिलोसॉफी ऑफ दी एनी बेसिकली SIP प्रोडक्ट. ओके, लेट मी जस्ट अनुपम जी, आपने ज्वाइन कर लिया है? जस्ट वेट फॉर 1 minute. आज इसीलिए हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि जिसमें फर्स्ट हाफ एन आवर हम जो पुराना उनका परफॉर्मेंस है उसी पे डिस्कस करें, ओके, और उसके बाद ही हम डिस्कस करें नई प्रोडक्ट के लिए. ओके, तो उनको बताइए ना कि वो अपना वीडियो ऑन करे तो मुझे आइडिया आएगा. वीडियो ओपन करेंगे तो मुझे थोड़ा वीडियो. हाँ हाँ, अभी दिखा, वीडियो चालू किया इसलिए आइडिया है. अभी मेरे को वीडियो तो हाँ अभी हाँ दिखा ना आपको? हाँ हाँ, ठीक है. मैं आपको पोस्ट बनाता हूँ. Okay, so good evening, partners. We have Mr. Sandeep Tandon, Chief Investment Officer, Quant Mutual Fund with us. Quant Mutual Fund ने अपना फर्स्ट SIP लास्ट ईयर सितंबर में इंट्रोड्यूस किया था. तो संदीप जी, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आप हमारे पास 1 घंटे का टाइम है, तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट हाफ एन आवर जो अपना क्यूस SIF का परफॉर्मेंस के बारे में आप थोड़ा अपडेट करें कि व्हाट वेंट वेल, क्या हमारी मिसेस रही और कैसे हम यहाँ से आगे परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो वी वांट you can say performance attribution analysis from your side, because as a distributor, as a channel partner, many of people have sold in initial month and their client, आपको पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट वोलेटाइल रहा है ये पीरियड में, तो क्लाइंट्स जो है उनका कॉल्स आता है, तो हाउ वी कैन गिव दी अपडेट टू देम. एंड नेक्स्ट हाफ एन आवर जो है हम नई प्रोडक्ट के बाद डिस्कस करेंगे.
ओके, just give me 1 second. Let me put the presentation हाँ, on. श्योर Just श्योर श्योर श्योर। perfect. So, good evening, everybody. या गुड इवनिंग सर। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात करूं, चलेगा कि हाँ, हिंदी में करना है खाली? आप जो दोनों करिए, कोई इशू नहीं। मेनली फ्रॉम नॉर्थ और गुजरात, महाराष्ट्र से ही है, तो आप हिंदी में भी कर नहीं, सकते मेरा हिंदी भी बहुत अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत हैं। नहीं है यस हिंदी का। यस यस। ठीक है, तो हिंदी में ही बात करते हैं। आ, अब देखिए, दो चीजें हम लोग बात करते हैं। पहले हम जब एसआईएफ के बारे में 2 मिनट देते हैं, फिर आपने कुछ एट्रीब्यूशन एनालिसिस, परफॉर्मेंस और इस सब बात करें, मैं आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। श्योर ओके, श्योर। पहली बात देखिए, सेबी ने फर्स्ट टाइम लाइफ में एक, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वेल्थ प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट, जो ग्लोबली कोई हेज फंड बोलता है, कोई लॉन्ग शॉट बोलता है, कोई एब्सोल्यूट रिटर्न बोलता है, अलग अलग नाम, छोटा, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है नाम में। ओके, अब देखिए, फर्स्ट टाइम लाइफ में सेबी ने हमको एक प्रोडक्ट दिया जहां आप शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हैं, 100% हेज कर सकते हैं पूरा पोर्टफोलियो को। बेसिकली आपको सेबी ने क्या दिया, आपका रिस्क कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म दिया है। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैन कम डाउन, तो ये बीटा मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है एसआईएफ। ओके, सो अगर हम खाली 2 मिनट बाजार का रिटर्न का भूल जाते हैं, क्योंकि हम सबका प्रॉब्लम क्या है बाजार में, हम लोग इसे बोलते हैं वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिटर्न आर बाय प्रोडक्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब लोग पहले रिटर्न देखते हैं, बहुत हुआ तो रिलेटिव रिटर्न देख लिया, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को हम लोगों को अभी आदत नहीं है, क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकली बुल रन में रहे हैं और इंडिया कैपिटल मार्केट ओवरऑल अच्छा है। वो अभी भी बोलता हूँ कि वी आर इन सेकुलर बुल रन, बट सेकुलर बुल रन में सिक्लिकल डाउन ट्रेंड फेज आते हैं। ओके, 2020 से 2024 की अनाप शनाप तेजी थी, बट 25 में दिक्कत हुई, 24 में भी थोड़ी परेशानी हुई। ओके, और 26 बिगनिंग से और भी ज्यादा तकलीफ हुई। अब हम इस प्रोडक्ट को इस तरह से देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म पे आपको एक हेज फंड का प्रोडक्ट दिया लॉन्ग शॉट का, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है इस ये टैक्सेशन पे। ओके, तो आप हम लोग को तो पहले, मतलब हम तो हर फोरम पे रेगुलेटर को पहले थैंक यू बोलते हैं कि भाई उन्होंने अपने, मतलब रेगुलर जितने म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट हैं ये बेस्ट प्रोडक्ट है। ओके, इन टर्म्स ऑफ हमको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की आदत डालनी पड़ेगी, और जब बाजार खराब होता है और डेवलप मार्केट जैसा हो जाता है, तो लोग को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न समझ में आना चाहिए। दो फंड ने इक्वल रिटर्न्स दिए, ओके, तो हम लोग बोलेंगे बराबर है, एक जैसा नहीं, वो किसने कितना रिस्क लिया, और वो हमको समझ में आना चाहिए कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को हमको पहले आदत डालनी चाहिए। तो एक इससे कल्चरल शिफ्ट है एसआईएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड में हम रिस्क एडजस्टेड उतना नहीं देखते जितना इस प्रोडक्ट में हम देखना शुरू करेंगे, तो एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज इसके अंदर हमको समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैं एसआईएफ को बोलता हूं कि आज अपने पास 100 रुपया है, अपने 100% इन्वेस्टेड है, तो मैं एक मान के चलता हूं कि हमारा पोर्टफोलियो का बीटा लेट से 1 ही है। वैसे निफ्टी का बीटा 1 होता है, स्टॉक का 1.2 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है। ओके, हम 2 मिनट मान के चलते हैं कि हमने पूरा निफ्टी स्टॉक ही ले डाला अपने पोर्टफोलियो में, तो मेरा पोर्टफोलियो का बीटा 1 है। जैसे ही मैंने, अगर मेरा व्यू खराब हुआ, तो हमने कोई भी चीज को, सपोज मैंने 25% शॉर्ट कर दिया, तो सेबी हमको क्या बोलता है पहले, कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो पहले आप अपना लॉन्ग एक्सपोजर कट करिए, क्योंकि आपका ग्रॉस एक्सपोजर लॉन्ग और शॉर्ट पुट टुगेदर 100% एक्सीड नहीं हो सकता, विच मीन्स इस प्रोडक्ट में लिवरेज कोई तरह का अलाउड नहीं है। ओके, जैसे ही मैंने 25% शॉर्ट किया और लॉन्ग एक्सपोजर मैंने ग्रॉस लॉन्ग को मैं 75 पे ले आया, ओके, तो मेरा 25% से अगर मेरा कम हो गया, तो मेरा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो हैज कट डाउन बाय 25%, तो 0.75 हो गया वन शॉट। ओके, अब वो सेकेंडरी इशू है कि आपने उस ट्रेड में लॉस किया, प्रॉफिट किया, हम 2 मिनट बाद में आते हैं, पहले रिस्क को समझते हैं खाली, कि हमने अपना मार्केट का जो रिस्क का वो थोड़ा सा कट डाउन किया।
तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब अब इस प्रोडक्ट में चैलेंजेस कैसे हैं? चैलेंजेस तो पहले एक्सेप्टेंस के ही चैलेंजेस है, ओके। क्योंकि आज तक हमको ये चीज नई चीज सिखाई नहीं है कि आधे लोग तो डेरिवेटिव के नाम से डर जाते हैं, ओके। अब डेरिवेटिव देखिए रिस्क का टूल है। अगर इस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में अगर आप लिवरेज ऐड कर देंगे तो वो डेंजरस टूल है। अगर हम लिवरेज नहीं करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सट्टा करना, बाजार में 100 रुपए का माल आपने 10% मार्जिन देके ले लिया, और 100 रुपए की 10% ही लेना चाहिए था, लेकिन आपने ले लिया 40%, क्योंकि मार्जिन 10% ही था, तो आपने ओवरऑल लिवरेज बढ़ा दिया। अब म्यूचुअल फंड में हमको ये बेनिफिट या ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम लिवरेज कर ही नहीं सकते, ओके। तो ये जो डेरिवेटिव का जो लॉट ऑफ थिंकिंग है कि ये रिस्की है, एक्चुअली में रिस्की नहीं है, रिस्क को आपको कम करता है। इस टूल को हमें कैसे यूज करना है, अब हम आते हैं पिछले ट्रैक रिकॉर्ड्स पे और करंट चैलेंजेस पे, और हम समझते हैं पहला, कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, 3 से 6 महीने एक नया इंस्ट्रूमेंट को स्टेबलाइज होने में टाइम जाता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, हम हर स्कीम में हम लोग बोलते हैं तो हमारा उतना समय लगता है, क्योंकि कोई भी ये प्रोडक्ट ही पूरा नया है। रिस्क मैनेजमेंट के सिस्टम बाजार में तैयार नहीं है, कस्टडी क्लोरिंग वाले तैयार नहीं थे, एनएवी वालों का कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं था, बहुत सारी चीजें थी जो अब कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो इंडस्ट्री में हम लोग भी कंजर्वेटिव चला रहे थे। हमको 25% शॉर्टिंग का ऑप्शन था, लेकिन हम लोग कभी भी 9 और 12% के ऊपर नहीं गए, क्योंकि कोई चीज अगर बिल्ड हो रही है तो उसको हमें थोड़ा समय लगता है, इंटरनल कंप्लायंस उसको मॉनिटर करता है, रिस्क टीम मॉनिटर करती है, कंफर्ट आता है कि जो हम कर रहे हैं वेदर वो डायरेक्शनली ठीक है कि नहीं है। अब 3-4 महीने हो गए इस प्रोडक्ट को, तो अभी जैसे हमारा कस्टडी काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया है, क्लियरिंग में अभी भी चैलेंजेस आते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर देखिए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो मनी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फंड मैनेजमेंट के अलावा, क्योंकि हमने किस मार्जिन पे पैसा दिया। अभी लोग 90-10 का रेशियो ले लेते हैं। मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी कस्टडी बोलेगा कि 90% तो आपका अगर 100 रुपए का एक्सपोजर ले रहे हो तो मैं 10% आपका एक्स्ट्रा कैश में रख लूंगा, तो मेरा तो 10% का रिटर्न कम हो गया। वो भी हम लोग ने अभी चैलेंजेस करके हम लोग भी अपना कस्टडी चेंज कर रहे हैं। ये खाली मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि किस तरह के इंडस्ट्री में इसको लेके चैलेंजेस आते हैं। अब मार्च आते आते हमारा जो खुद का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम था वो लार्जली कंप्लीटली बिल्ड हो गया है, ओके। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज बिल्ड हो गई। अभी ऑप्शंस हम लोगों ने कम किए, फ्यूचर्स ज्यादा किए। फ्यूचर में हम लोगों का जो मार्जिन का और बेनिफिट था और जो कॉस्टिंग थी ब्रोकरेज का प्रॉपर था। अभी भी ऑप्शंस में कुछ चीजें महंगी आती हैं। अगर हम आउट ऑफ द पुट कॉल लेते हैं, कोई प्रीमियम देते हैं, तो कुछ जितने का प्रीमियम नहीं उससे ज्यादा ब्रोकरेज लग जाती है, ओके। तो हम कहने को कर डालते हैं वो ट्रेड, लेकिन उसमें एक्चुअली फायदा नहीं होता। तो वो भी एक हम लोग स्टेबलाइज करके निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि पहले इतना बड़ा एक्टिविटी नहीं था। जैसे आप देखें, पिछले साल अगर मैं आपको बोलूं कि आज से 1 साल पहले सिल्वर में 500 करोड़ का सिल्वर लेता था, ओके, तो दिन भर फील्डिंग करनी पड़ती थी 500 करोड़ का सिल्वर लेने के लिए। आज वो आपको 15 मिनट में आ जाता है, क्योंकि बाजार लिक्विड हो गया, ओके। पहले गोल्ड का वॉल्यूम नहीं होता, तभी गोल्ड लिक्विड है। इसी तरह से कमोडिटीज भी ग्रेजुअली लिक्विड हो जाएगी, जैसे एक्टिविटी पिकअप होती है तो वो स्टेबलाइज होता है। तो हमारे यहाँ पे भी वो प्रोडक्ट काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया है। अगर शुरू का 1 महीना हमारा अच्छा था, बाद में हमने थोड़ा कंजर्वेटिव चलाया, क्योंकि सिस्टम बहुत चीजें स्टेबलाइज नहीं हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। अब वो सब चीजें हमारी स्टेबलाइज हो गई। अगर आप देखो कि लास्ट 1 महीने में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया सिग्निफिकेंटली। अब पहला पॉइंट जो हमको समझना है कि हम लोग देखिए इसको एफडी प्लस और आर्बिट्रेज, जैसे हमारा हाइब्रिड फंड है। पहले हम हाइब्रिड फंड की बात करते हैं, कि इंडस्ट्री में बहुत सारे हाइब्रिड फंड आ गए, और हम लोग कंपटीशन के एंगल से बात नहीं करते, मैं आपको समझाने के एंगल से बात करता है। एक फंड आके बोलता है कि मैं इसको एफडी प्लस चलाऊंगा, दूसरा फंड आके बोलता है कि मैं इसको आर्बिट्राज प्लस चलाऊंगा, ठीक है। अब सारे प्रोडक्ट में कॉमनैलिटी क्या है कि सब लोग कम रिस्क पे चला रहे हैं, विच इज गुड पार्ट। बट अगर मुझे एफडी प्लस या आर्बिट्राज प्लस करना है, तो मैं क्यूसिप का प्रोडक्ट को क्यों ये फीचर को डिस्ट्रॉय करूंगा? वो तो मैं एग्जिस्टिंग किसी प्रोडक्ट में भी कर सकता हूं, ओके। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कैसे चलाया, हमने कैसे बोला कि आप हम हर चीज को एक कैटेगरी के साथ लिंक कर रहे हैं। जैसे बैफ है, बैलेंस एडवांटेज फंड था हमारा, ठीक है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या होता है, आप 35-40% इक्विटी एक्सपोजर से लाते हो, बाकी आर्बिट्राज के थ्रू हेज कर लेते हो, क्योंकि आपका इक्विटी टैक्सेशन है। अभी वो सेबी ने उसका बैफ का तो हटा दिया टैक्सेशन का एडवांटेज, डैफ में अभी भी अलाउड है और हमारा डैफ ही है। अब हमने इसको क्या बोला, ये हमारा बैफ प्लस शॉर्टिंग ऑप्शन, विच मीन्स
कि जो तरह का रिटर्न बैफ देता था उसके ऊपर हम शॉर्टिंग करके भी अल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली अगर कोई इन्वेस्टमेंट 5-6 साल का होराइजन लेता है, मेरा एक व्यू है कि कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट आप 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो, टॉप पे भी आओगे तो आपका पैसा बन बन के ही निकलेगा। ऐसा एक ओवरऑल मैंने ट्रेंड एनालिसिस करके देखा है। तो अगर हम 6 साल का होराइजन पकड़ते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारा जो हाइब्रिड वाला है, बैफ प्लस समथिंग का रिटर्न देगा। ओके, तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा जो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट प्रोडक्ट था वो हमारा कैसा था, जो फ्लेक्सी कैप है, तो ये फ्लेक्सी कैप प्लस रिटर्न देके जाएगा आपको। तीसरा प्रोडक्ट आया स्मिड। अब स्मिड में कोई म्यूचुअल फंड कैटेगरी नहीं, मिड और स्मॉल है। अब उसका एडवांटेज क्या है, जब फॉल आया तो हम लोग कम गिरे उसमें, जबकि हमने 10 से 12%, 9 से 12% तक ही रखा था। अब ग्रेजुअली आज आज की तारीख में हम लोग नेक्स्ट फॉल आएगा या नेक्स्ट डेटा पॉइंट्स आएगा तो हम लोग उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके, शॉर्टिंग ऑप्शन को 25%, क्योंकि सिस्टम स्टेबलाइज हो गए हैं, वो प्रोसेसेस बिल्ड हो गए हैं, तो कंप्लायंस का, रिस्क का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरी चीज पे जब हम आते हैं कि ये जो हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, क्यूसिव मल्टी एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट। ओके, ये इसका ब्यूटी क्या है, बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे मनी मैनेजर। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ओके, पहले हम 2 मिनट अपना सिर्फ क्वांट मल्टी एसेट स्ट्रेटजी का जो प्रोडक्ट है वो हम एक बार देखते हैं। ओके, अब ये प्रोडक्ट पे 2 मिनट को आते हैं। सॉरी यार, क्या सॉरी, वो प्रेजेंटेशन बंद हो गया। 1 सेकेंड, जस्ट मी रीलोड अगेन। Mhm. 1 second. ये प्रेजेंटेशन आपको डिस्प्ले हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है अभी? नहीं, छोटी स्लाइड्स में आ रहा है। ओके, आई अभी थिंक। आ गया? हाँ, अभी आ गया, अभी आ गया। परफेक्ट। अब ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको यहां रखा। अब इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग है कि हमारा मल्टी एसेट फंड जो है ओके, अब इसका 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। 6 साल इसलिए क्योंकि हमने ये वीएलआरटी की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो एंड मार्च से ही हमने इंप्लीमेंट करी थी अक्रॉस ऑल द स्कीम्स, इसलिए हम लोग वो पीरियड लेते हैं। और एक कोविड का लो भी था तो एक पर्सपेक्टिव अच्छा रहता है कंपैरिजन करने से। तो अगर हम 31 मार्च 2020 से 30 मार्च 2026 का डेटा लें तो पॉइंट टू पॉइंट ये स्कीम ने 432% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क को 235% से बीट किया, निफ्टी बेंचमार्क को 254% से बीट किया। अगर यही कंपैरिजन अगर मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स से देखें तो मिड कैप इंडेक्स को उसने 81% से बीट किया। ओके, और स्मॉल कैप को भी 66% से बीट किया। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोडक्ट ने लार्ज कैप को भी बीट किया, मिड कैप को भी बीट किया, स्मॉल कैप को बीट किया। अभी हम कोई स्कीम का कंपैरिजन नहीं बता रहे हैं, अभी हमने एक पर्सपेक्टिव रखा। अब आप इस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस देखिए कि लास्ट 1 मंथ 3 मंथ जैसे 5 साल का डेटा देखते हैं तो 25% का कैगर रिटर्न है। ओके, कितना आउट परफॉर्मेंस है, 15% का नियरली आउट परफॉर्मेंस है। अब आप मेरे को बताइए कौन सी स्कीम ने आपको 25% का कैगर दिया है 5 साल के अंदर, और ये स्कीम का रिस्क भी कम है। जब हम रिस्क पे 2 मिनट बाद आएंगे, एक पर्सपेक्टिव रखने के लिए किसी ने हमारे ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत डिटेल्ड काम किया, तो मैं उसका भी प्रेजेंटेशन आपको 2 मिनट स्लाइड्स दिखाता हूं। अब यही देखिए, ये वेरियस कैटेगरीज है। ओके, इस कैटेगरी में 5 साल, 3 साल, 1 साल में हमने कैसे कैसे परफॉर्म किया वो दिखता है। ओके, अब आप ये गैप्स देख लीजिए, निफ्टी और बेंचमार्क का 6 साल में कैसा गैप आया। अब जो क्वांट मल्टी एसेट फंड का 2 मिनट हम और तरीके से परफॉर्मेंस देखते हैं। इसमें 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, और हमने मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्री की पूरी ये ले ली, क्या कहते हैं, परफॉर्मेंसेस, कि लार्ज कैप में जितनी भी स्कीम्स कैटेगरीज स्कीम्स हैं
उसको 1-10-5 ईयर में इस प्रोडक्ट ने बीट किया है ऑन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। लार्ज एंड मिड को में हर टाइमलाइन को बीट किया है। सो इज द केस इन मल्टी, सो इज द केस विद वैल्यू फोकस, टैफ। देखिए आपको एक पर्सपेक्टिव मिला है कि ये प्रोडक्ट ने अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है उसका कैटेगरी बाय कैटेगरी बेस्ट परफॉर्मर को बीट किया है। अब अब ये देखिए, दिस फंड इज द नंबर वन फंड अक्रॉस मोस्ट इक्विटी इन हाइब्रिड कैटेगरी 1, 3, 5 एंड 10 ईयर, जो आपको मैंने पिक्चर में दिखाया। ये इसने लार्ज मिड, ये सेम थीसिस। अब हम आपको पर्सपेक्टिव रखते हैं मल्टी एसेट फंड। अगर हम देखें 2 मिनट, लार्ज कैप फंड, ये टॉप लार्ज कैप फंड की परफॉर्मेंस है 10 साल में। फर्स्ट वाला ग्राफ में 10 ईयर्स है, देन 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स 1 ईयर। अब ये देखिए कैसा इसका रिटर्न है। 18% का रिटर्न अगर हम 10 साल का डेटा उठा के एक बार शुरू में देखते हैं, वर्सेस 15% और 14.5% रिटर्न। उसी का आप शार्पे और सॉर्टिनो जेंसन अल्फा देखिए कि कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हाईएस्ट है। तो आपने कम रिस्क लेके एक लार्ज कैप के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड को आपने अक्रॉस द बोर्ड वेरियस टाइमलाइन में बीट किया। सो इज द केस विद, इसके अंदर आप लार्ज एंड मिड को भी देख लीजिए कि लार्ज एंड मिड कैटेगरी का हर लीडरशिप को कैसे इसने किया। ये टॉप 3 मल्टी कैप देखिए, ओके। और हमने हर जगह टॉप 3 दिखाया है कि बॉटम से नहीं दिखा रहे हैं। तो एक पर्सपेक्टिव, किसी ने बड़ा डिटेल काम किया तो हमको अच्छा लगा, तो हमने स्लाइड ली वहां से, ओके। एक किस तरह उसने वैल्यू फंड को बिल्ड किया, ओके। ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को हमने फोकस फंड से कंपेयर किया, फ्लेक्सी कैप से कंपेयर किया, तो आपको ये समझ में आया। अब पर्सपेक्टिव रखा आपको खाली, अब आपको खाली समझाने के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या कंक्लूजन निकला। पहला पॉइंट कि मल्टी एसेट फंड, क्वांट का तो अच्छा किया है, इंडस्ट्री का भी अच्छा हुआ, क्वांट हैज बीटन एवरीबॉडी, दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो मेरे को एक चीज की पहले क्लैरिटी आती है कि मल्टी एसेट फंड, अगर मैं 8 से 10 साल का व्यू लूं तो ये कैटेगरी फ्लेक्सी से बड़ी हो जाएगी। पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आज, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है, इस कैटेगरी ने सबको बीट किया। दूसरा, अब हम मल्टी एसेट एक्टिव एसेट एलोकेटर फंड पे आते हैं। अब इसका हमको क्या एडवांटेज है कि मल्टी एसेट स्ट्रेटजीज में हमको हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एसेट क्लास का हम रोटेट कर सकते हैं, सेक्टर और स्टॉक्स रोटेशन कर सकते हैं, और हमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, इसमें और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें मैं 0 to 100% जा सकता हूँ कैश, 0 to 100% स्टॉक। इसके अंदर मैं गोल्ड भी ले सकता हूँ, सिल्वर भी ले सकता हूँ, जिंक भी ले सकता हूँ, कॉपर भी ले, क्रूड भी ले सकता हूँ। अब चैलेंज कहाँ है उसके अंदर, अभी भी मोस्ट ऑफ द कस्टोडियंस आर नॉट रेडी फॉर द फिजिकल सेटलमेंट ऑफ आईसीआईसीआई एचडीएफसी। हम लोग 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमने फाइनली किसी और को अपॉइंट किया उसके लिए। तो वो एक, बट वो सॉर्ट आउट होगा ये सब चीजें धीरे धीरे। बट एडवांटेज आप देखिए, तो हमको ऐसे मनी मैनेजर हाईएस्ट फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रोडक्ट के अंदर मिलती है। अब इसको कैसे समझाया, 3 माइंड 1 फंड, क्रॉस एसेट क्रॉस मार्केट। तो एक पर्सपेक्टिव आपको क्लैरिटी वाला ट्रेड है कि हाउ वेल वी कैन प्ले दिस मार्केट। तो जो मल्टी एसेट फंड का जो हमारा एडवांटेज है, बॉन्ड स्टॉक ये सब हम एक साथ प्ले कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली जो हम लोग रिस्क के एंगल से देखते हैं कि डाइवर्सिफाइड करो, डाइवर्सिफिकेशन तो अच्छा है, बट इसमें बहुत इंटेलिजेंस का एंगल है, ओके। कि आपको खाली डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता, अगर आप थोड़ा टाइमिंग ठीक करें देन यू कैन गेट वन ऑफ द बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जो हमने आपको ग्राफिकली दिखाया है। अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसकी, ये मोस्ट अनकंस्ट्रेन्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है अक्रॉस म्यूचुअल फंड एसआईपी। इट मींस अनकंस्ट्रेन्ड है, स्टाइल एग्नोस्टिक है, मार्केट कैप एग्नोस्टिक है, सेक्टर एग्नोस्टिक है, एसेट क्लास एग्नोस्टिक है। तो वो मेरे को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे कि भाई अगर आप अपनी एक स्कीम में एक प्रोडक्ट चूज करूंगा तो मैं इसको चूज करूंगा। इनफैक्ट 2020 में जब हमने फंड चालू किया था, लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, सर आप कौन सा आपका फ्लैगशिप फंड होगा, तो हमने कहा था मल्टी एसेट होगा। तभी मल्टी एसेट में लोगों को डाइजेशन नहीं हुआ था कि मल्टी एसेट इतनी बड़ी कैटेगरी भी बन सकती है। अब हम इसकी 2 मिनट स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि हम लोग अभी इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी पे 2 मिनट देख लेते हैं। इसको हमने अदर टैक्सेशन में लिया है। अदर टैक्सेशन का एडवांटेज ये है कि हमको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, तो बट हमें 35% इक्विटी मेंटेन करना पड़ेगा। वो हम कैश के थ्रू भी कर सकते हैं और आर्बिट्राज के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमें अनहेज डेरिवेटिव एक्सपोजर जो बोलता हूँ, जो मैं इसको मैं नेकेड शॉर्ट पोजीशन बोलता हूँ, 25% तक कर सकते हैं। इसमें हम लोग 25% डेट भी शॉर्ट कर सकते हैं, 25% इक्विटी भी कर सकते हैं। डेट का फैक्ट ये है कि उसमें वॉल्यूम्स होता नहीं है, और हमें डेट में ड्यूरेशन रिस्क हम लेते नहीं है, ओके। हम
कोई भी तरह का क्रेडिट रिस्क और ड्यूरेशन लिस्ट पे काम ही नहीं करते। हम तो या तो इन्वेट में डालते हैं, ओके, या रीट्स में डालते हैं, या सीबीएलओ में डालते हैं, या ट्रेजरी में डालते हैं, या अपना जीसेक के अंदर। तो हमारा डेट को हेज करने का स्कोप जीरो हो गया, क्योंकि वो हो नहीं सकता तो हम करते भी नहीं है। आज की तारीख में इसमें शॉर्टिंग इन कमोडिटी इज नॉट अलाउड। हम इसको हेज कर सकते हैं, नेकेड शॉर्ट नहीं कर सकते। जो हमने रेगुलेटर से बात करी है, इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, 2-5 महीने में वो भी अप्रूवल आ जाएगा, क्योंकि लोगों का माइंडसेट था रेगुलेटर का भी, अगर इतना वॉलिटिलिटी होता है तो शॉर्ट करके कोई फंस ना जाए। एज इंडस्ट्री मैच्योर्स, और तो रेगुलेटर को भी कंफर्ट आता है कि भाई इसको अलाउ करो, जो मुझे कॉन्फिडेंस है हो जाएगा। आज ये 25% नेकेड शॉर्ट है, ग्रेजुअली ये 50% हो जाएगी। जिस दिन ये 50% और हो गया तो हमें और फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि भाई हम शॉर्ट साइड करके भी, अभी इंडिया में कैसा माइंडसेट है, लॉन्ग करके ही माइंडसेट है, शॉर्ट करके पैसा बनता है ऐसा माइंडसेट नहीं। शॉर्ट करने का मतलब हम हेजिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा लोगों का माइंडसेट है शॉर्टिंग के एंगल से। अभी छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि टीम का भी माइंडसेट अगर हम लोग पकड़े, आपने लॉन्ग किया कोई स्टॉक, उधर लॉस हो गया तो पीपल आर ओके, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के लिए 2 दिन घट गया तो इस ओके, हम एवरेज कर लेंगे या मोर ऐड कर लेंगे। बट जब हम शॉर्ट करके लॉस करते हैं तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। मतलब मैं तो अपनी टीम का भी एक्सपीरियंस बोलता है, इन एक ह्यूमन साइकिल। आज को लगता अरे शॉर्ट में भी लॉस हो रहा है, शॉर्ट को लॉस कवर करने को उसको ज्यादा माइंड सेट रखता है। जो एक प्रीमियम का थीसिस होता है कि मैं एक इंश्योरेंस खरीद रहा हूं, वो माइंडसेट अभी तक नहीं है। इस प्रोडक्ट के आने से वो माइंडसेट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है। और वो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जैसे ही वो माइंडसेट बिल्ड होता है तो आप तो इसको तो ठीक करो ये करोगे, आपका जो एग्जिस्टिंग बाकी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है उनको भी हमें बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप, जैसे आज मैं बोलूं कि मुझे ऑटो सेक्टर खराब लगता है, हमने हमने ऑटो को शॉर्ट किया है, तो मैं अगर इस प्रोडक्ट में ऑटो शॉर्ट कर रहा हूं तो मेरे जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड के लॉन्ग अकाउंट प्रोडक्ट है, हो सकता मैं उसमें मारुति कम से कम और बजाज ऑटो या जो भी हमारा लॉन्ग है आइशर, वो मैं कट करूंगा एक्सपोजर। अगर मेरा यहाँ नेगेटिव व्यू हो रहा है डेटा के हिसाब से, तो वहां एटलीस्ट मैं लॉन्ग भी कट करूंगा। जरूरी नहीं है, बट एक आपको एक बताएं कि एक शॉर्ट की थिंकिंग, जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट को, नया प्रोडक्ट लाते हो, उसको विजुलाइज करते हो, उसको इंप्लीमेंट जब करते हो, तो आपका सोचने का और इम्प्लीमेंट जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का तरीका वो चेंज होता है। हमको फर्स्ट टाइम, इंडस्ट्री को फर्स्ट टाइम एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो वो एक इवॉल्विंग स्टेज के ऊपर है। इसके अंदर हम ऐसा सिनेरियो भी समझ सकते हैं, हम कॉम्बिनेटरी आर्बिट्राज भी कर सकते हैं। जैसे गोल्ड सिल्वर में आर्बिट्राज हो रहा था अभी लास्ट मंथ, हर एचएनआई डेस्क प्रॉप डेस्क ने लोगों ने पैसा बनाया, लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं था। आज हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमारा इसमें एडवांटेज क्या है, मैं 100% प्रोडक्ट को हेज कर सकता हूँ, 25% नेकेड एक्सपोजर इक्विटी साइड में शॉर्ट कर भी रख सकता हूं, तो आई कैन रन 100% हेज एक्सपोजर विद 25%। इस प्रोडक्ट का भी फोकस लो रिस्क होगा, बट इंडस्ट्री की तरह वो आर्बिट्राज और इंडेक्स प्लस वो नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब अपॉर्चुनिटी आती है तो बहुत बड़ी होती है। हमको इसको थोड़ा सा टाइमिंग अगर हम ठीक करेंगे ना, सो देन होल पर्सपेक्टिव चेंजेस। तो इसके अंदर जो हमको फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत यूनिक है। ये हमने पूरा एक तरह से समझाने की कोशिश किया है, सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस जो लोगों के दिमाग में आते हैं कि इसको कैसे चलाते हैं हम लोग। तो ये नेट इक्विटी एक्सपोजर कितना होगा, मार्केट कैप एग्नोस्टिक होगा, फिक्स इनकम कैसा होगा, कमोडिटी एक्सपोजर कैसा होगा, वो एक थोड़ा सा हमने इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। ये भी बहुत सारे एक बेसिक क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, तो एक हमने पॉइंट बाय पॉइंट आंसर देने की कोशिश करी है, तो एक थोड़ा सा लोगों को क्लैरिटी मिलती है कि भाई ये चीज हम कर सकते हैं। ओके, नाउ जो हमारा ये तो हमने एक बार कवर कर ही दिया है, एक बार ट्रैक रिकॉर्ड को। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए फ्लोर को ओपन करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा हो सकता है नहीं तो। थैंक यू संदीप जी फॉर इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन। दीपक जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yeah. So, sir, the multi-asset funds have done well because of the spike in the gold and silver prices in last 2 years. If they नहीं, are ऐसा not नहीं है, likely, ऐसा नहीं है। जब हम आपको 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, तो 10 साल में 6 महीने 8 महीने से परफॉर्मेंस है। गोल्ड सिल्वर 2 साल से नहीं, 1 साल से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। ओके, तो उससे इतना बड़ा 1 साल में नहीं है, 1 साल में, 3 साल, 5 साल, 10 साल में भी बेटर दिया और सबको बीट करके दिया है। तो आप खाली ये नहीं बोल सकते खाली एक साल का ये परफॉर्मेंस है। हम अपने बारे में बता सकते हैं, इंडस्ट्री का मैं नहीं बोलूंगा। बट सर उसमें ट्रेल रिटर्न में सब में कैप्चर हो जाता है ना, प्रॉब्लम ये तो उसका रोलिंग yeah. रिटर्न क्या रहेगा? वो भी हम आपके संग शेयर कर सकते हैं, बट फिर भी अगर मैं 1 साल हटा भी दूं तो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। ओके, आप वो भी डेटा हम शेयर कर सकते हैं आपको, हाँ, क्योंकि कोई इशू क्या नहीं होगा है। कि अभी एक जैसे आपने बताया कि 2020 से 2024-25 तक बहुत अच्छा रिटर्न बना,
और उसके बाद 25-26 से बन नहीं रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर में जो पास्ट में अच्छा बना और नेक्स्ट 2-3 साल बहुत खराब रहा और लोग जो है वहीं पे पैसा डाल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हमको दो चीजें समझना है। खाली रिस्क पे, खाली रिटर्न्स पे वापस मत देखो। आप इस प्रोडक्ट को रिस्क एडजस्टेड देखो कि इसमें रिस्क कम है। और इस अगर मैं कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न्स बनाया तो इससे बेटर तो प्रोडक्ट नहीं हो सकता। पहले अपने को सोचने का, अपने को तरीका चेंज करना है। हम खाली रिस्क, खाली रिटर्न रिटर्न देख रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि मेरा बीटा लो है, इसके अंदर मेरा जो भी आप डेटा देखो, मेरे शार्प में रेशो ज्यादा है, या हमारा जो जो भी रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स है, कि वो आप कोई भी मैट्रिक्स निकाल लो, कि अपसाइड कैप्चर देखो या डाउनसाइड कैप्चर देखो, आप कोई भी तरीके से आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल मल्टी एसेट कैटेगरी और बैफ डैप ऐसा कैटेगरी का रिस्क प्रोफाइलिंग बाकी इक्विटी स्कीम से कम है। पहला ये इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर आपका परफॉर्मेंस है। सर मैं आपकी बात समझ गया, बट समझो कि भाई आज क्लाइंट को डिसाइड करना है 10 लाख इन्वेस्ट करना है, और एक ऑप्शन आता है कि इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है एग्जांपल, ओके, और दूसरा आता है मल्टी एसेट फंड है। तो ये जो मार्केट की करंट सिचुएशन है, ओके, उस पॉइंट से आप क्या सजेस्ट करते हैं क्लाइंट को? मेरे पास 10 ही लाख है और मुझे एक ही फंड में इन्वेस्ट करना है। तो मैं ये एसआईएफ के प्रोडक्ट को रिकमेंड करूंगा। एस नया आई एफ में प्रोडक्ट बोल रहा लॉन्च हूँ, किया। एसआईएफ में बोल रहा हूँ, एसआईएफ में दो ऑप्शन है ना, वन इज आपका ही है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, और तो आपका ही। अगर आप उसको एक ही डालना है तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। ओके, ओके, तो आप ये कह और रहे हैं मेरा कि बाइसेस मत लेना कि ये लॉन्च किया तो अभी मैंने आपको ये बेस्ट बोल दिया, वैसा नहीं है। ओके। ओके। हम मेरा आज से नहीं, 10, मेरा लास्ट 6 साल से एक ही स्टेटमेंट है, मल्टी एसेट सबसे बड़ी कैटेगरी होगी। मल्टी एसेट में रिस्क कम है, मल्टी एसेट में डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा। आपको स्टॉक क्या, सेक्टर क्या, मेरे को एसेट क्लास का डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है ना। तो मैं स्टैटिकली दिस इज अ बेटर डाइवर्सिफिकेशन, बेटर रिस्क एडजस्टेड नंबर। तो एक ही अगर डालना है तो क्यों, अगर किसी को प्योर, बहुत लोग आते हैं यार मेरे पास तो गोल्ड ऑलरेडी है घर में, तो मैं गोल्ड का क्या करूंगा, तो मुझे इक्विटी बता दो। तो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है। बट अगर किसी के पास ज्यादा दिमाग लगाने का फुर्सत नहीं कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, तो ये सिंपल बेस्ट रिटर्न प्रोडक्ट है क्यूसिप मल्टी एसेट का लॉन्ग शॉर्ट प्रोडक्ट भी। मतलब मेरी एक ही रिकमेंडेशन है कि ये रिस्क एडजस्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर प्रोडक्ट है। सर आप जो बात कर रहे हैं रिस्क एडजस्ट रिटर्न, पर अभी एमपी तो पब्लिश कर नहीं रहे रिस्क एडजस्ट रिटर्न, तो अभी मेजर कैसे करेंगे एक रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल हमारी डिस्ट्रीब्यूटर? फैक्ट शीट में रिस्क एडजस्टेड नंबर्स आते हैं। नहीं, बट मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली इंडस्ट्री जो है वो ट्रेल रिटर्न ही देती है फैक्ट शीट में, ओके, और बेसिकली या रोलिंग रिटर्न देती है। तो समझो कि जब हम क्लाइंट को बात कर रहे हैं कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलेंगे, तो यहाँ पे आई शुड से दैट यू शुड सजेस्ट दी एमपी के एसआईएफ की जो फैक्ट शीट बनती है सबकी, तो उसमें उनको अपार्ट फ्रॉम दी नॉर्मल रिटर्न दे शुड पब्लिश दी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑल्सो ना। देखिए अभी सेबी ने, आप देखा होगा, एक इंफॉर्मेशन रेशियो चालू किया देना, एमपी की तरफ से आया। तो हम्म। देखिए हमने स्टार्ट किया था, एक दो लोगों ने और भी डालना स्टार्ट किया है, तो ट्रेंड है। मेरे को हम्म। लगता है साल 1.5 साल के अंदर सभी डालना स्टार्ट, हर हम्म। आदमी कॉपी कर ही लेता है ना। हम्म। और इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में है तो करना भी चाहिए। हम्म। तो और हम तो ऑलरेडी देते हैं, हम तो म्यूचुअल फंड में भी देते हैं। वी आर ओके। द फर्स्ट टू स्टार्ट, और लास्ट 3 साल 4 साल से दे रहे हैं। Okay. So now if I go back to the equity and X top 100, okay, तो हाँ। कहीं ना कहीं यू आर दी फर्स्ट टू लॉन्च। आपने बताया काफी सारे टीथिंग ट्रबल थी जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। समझो कि हम पास्ट परफॉर्मेंस को भी भूल जाए कि व्हाट हैपेंड इन पास्ट बिकॉज ऑफ द टीथिंग ट्रबल, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट 3 to 5 years में या 5 to 7 years में कंपेयर टू द इंडेक्स एंड कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड कैटेगरी क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तो जैसे मैं आपको बोलूं कि हमारा हाइब्रिड बैफ, तो हमने क्या बोला, बैफ प्लस शॉर्टिंग ऑप्शन, करेक्ट। हम्म। तो जो बैफ में जो रिटर्न आता है उससे प्लस, हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया तो 3 से 5% प्लस आएगा, और बहुत खराब मैनेज किया तो -2 नेगेटिव आएगा उससे। तो मेरा बेंचमार्क निफ्टी नहीं है, रिस्पेक्टिव बेंचमार्क, जैसे बैफ का जो भी बेंचमार्क है। ओके। लॉजिकली अगर मेरे को शॉर्टिंग ऑप्शन मिल रहा है तो लॉजिकली आई विल डू बेटर। ओके। अब सिमिलरली जैसे आपने बोला फ्लेक्सी कैप, जो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट है, जो फ्लेक्सी कैप जैसा है, तो फ्लेक्सी कैप प्लस है। तो अगर आप मेरे को 6 साल का व्यू पूछोगे तो 6 साल में ये फ्लेक्सी
प्लस रिटर्न देगा आपको, जो भी फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है उससे प्लस रिटर्न आएगा, क्योंकि इसमें 25% शॉर्टिंग का ऑप्शन, उतना तो हुनर लो हम लोगों के पास है। और ग्रेजुअली वो टीम को भी कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा हम लोग तो शुरू में डर लगता है शॉर्ट को करने में, क्योंकि माइंडसेट आपने 12 इतने साल तो लॉन्ग ही किया है ना। मेरा अकेले का तो व्यू है नहीं, टीम चलाती है, लोग देखते हैं, रिस्क वाला देखता है। आज वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना है। जैसे लास्ट एक महीने बाजार बहुत खराब हुआ, हम लोगों ने कम गिरे, रादर हमने कभी कभी हम पॉजिटिव रिटर्न भी देखे गए हैं। तो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार स्ट्रैटेजी राइट है, ये करना चाहिए। ऐसे करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का बिल्ड होता है। अगर मैं सीधे 25 कर देता फर्स्ट डे और इफेक्टिव नहीं होता तो बोलेंगे अरे ये तो गड़बड़ हो गया, करेक्ट। क्योंकि डबल वैमी है ना, आपका लॉस भी हो सकता है। तो ऐसा स्टेबिलिटी के साथ वो जाता है ऊपर, तो वो पर्सपेक्टिव है। और कोई भी चीज आप बनाते हो तो उसको ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट ही होता है। मेरा एक पर्सनल व्यू है, मैं कभी बैक टेस्टिंग वाला मॉडल वाला आदमी नहीं हूँ। रियल लाइफ में क्या होता है वो रियलिटी है, बाकी सब ज्ञान की बातें हैं। ओके, बैक टेस्टिंग हम लोग हर चीज अच्छी दिखती है, रियलिटी में वो नहीं होता है। किसको पता था ये ट्रम्प का अटैक होगा, और किसको पता था ये होने वाला है, करेक्ट। तो हमको इंडेक्स रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से, इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न छूटेगा, ये मेरा पर्सनल कॉन्फिडेंस है। ओके, तो मैं उससे तो ऊपर ही छूटने वाला है, क्योंकि 25% अगर हम ये नहीं करें तो वी आर इडियट्स, यू नो। ओके, तो इसको हम क्लाइंट को ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ओवर 5 to 7 ईयर जो रिस्पेक्टिव इंडेक्स है उससे मेरी वॉलिडिटी कम होगी और रिस्पेक्टिव इंडेक्स से मेरा रिटर्न 1-2% ज्यादा होगा, सिंप्लिसिटी में। 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलो, मैं तो 200% कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ ये बात। नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूशन में है सालों से, उनके लिए भी नई प्रोडक्ट है, तो उनको भी लगता है कि भाई फेयर पॉइंट है, एब्सोल्युटली फेयर है। ओके, सो आई रिक्वेस्ट पार्टनर, आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Sir, on gold and silver, what is your view for next 1 to 3 years? And if gold and silver does not look promising, तो in which other commodities you are likely to take exposure? तो देखिए, पहला जैसे मैंने बिगनिंग ऑफ द ईयर जनवरी में आके हमने सीएनबीसी पे भी 2 जनवरी को भी बोला था, मल्टीपल कॉल्स पे हम लोगों ने बोला है कि गोल्ड और सिल्वर का टॉप होता हुआ दिखता है, और गोल्ड और सिल्वर इस साल वैसा व्यवहार करेंगे जैसे क्रिप्टो में होता है, मैसिव वॉलेटिलिटी, और आपने देखा वैसा हुआ। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है। दूसरी चीज समझना है कि हमें प्रेशियस मेटल को लॉन्ग टर्म में, हम लोग लास्ट 4-5 साल से बोलते हैं जब से हमने स्टार्ट किया, कि स्ट्रेटेजिक होल्डिंग आपका 10 से 20% आपके पास गोल्ड सिल्वर प्रेशियस मेटल होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क होराइजन, ओके, और रिस्क एपेटाइट। तो हम लोग भी जैसे ऊपर में 30% हमने सिल्वर कर लिया था, बाद में हमको 10% मेंटेन करना होता है मल्टी एसेट में, तो हमने 10 किया। अब थोड़ा सा हमने अभी फॉल आया था, थोड़ा तभी ऐड किया, आज भी थोड़ा सा ऐड किया। तो वो डायनेमिकली मैनेज करते हैं हम, इसमें 1/3 नहीं चलाते कि 1/3 प्रेशियस ले लिए, 1/3 एफडी फिक्स इनकम पे प्रोडक्ट ले लिए, 1/3 इक्विटी ले लिया, वैसा नहीं है। बट अगर मेरे को आउटलुक पूछो तो बहुत बड़ा मूव जो आपने लास्ट ईयर देखा वैसा नहीं मिलता है। जैसे अगर हम पर्सपेक्टिव, अगर ये 5500 ऑन हायर साइड, 38 ऑन द लोअर साइड, ये हमारा गोल्ड के आज के लिए व्यू है। और सिमिलरली $40 टू $110 सिल्वर है, लेकिन इतना बड़ा रेंज आपको मैंने दे दिया, लेकिन 64 के आसपास आता है तो लेना चाहिए। ओके, 64 से, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग नहीं होगी कि एग्जैक्ट बॉटम में आपको मिल जाए और एग्जैक्ट टॉप पे आप निकल जाओ। वी वर वेरी लकी, हमने 111 और 110 में भाव पे बेचा है और 5500 पे गोल्ड बेचा था। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ गोल्ड और सिल्वर को लेकर, जैसा मैं लास्ट 2 साल में था, और 1 साल पर्टिकुलरली। अब मेरे को ऐसा लगता है कि वहां पे भी इजी फेज खत्म हो गया है। अगर आप मेरे को पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो इंडियन इक्विटी मार्केट विल आउट परफॉर्म इंडिया गोल्ड एंड सिल्वर इन टर्म रिटर्न पर्सपेक्टिव। अगर 3 साल का व्यू पूछोगे तो 3 साल में इक्विटी विल गिव यू बेटर रिटर्न देन प्रेशियस मेटल, इन वेरी सिंपल टर्म्स। सर आई आपको हैव शायद वन आंसर मिल क्वेश्चन। गया। सर प्रमोद दिस साइड। बोलिए। सर आपको मैं बेंचमार्क देख रहा था, तो बेंचमार्क आपने 40-30-30 रखा हुआ है, जबकि हम्म कॉमोडिटी का टोटल एक्सपोजर ही आपने 0-30 रखा हुआ है। अगर आप बेंचमार्क वाली स्लाइड को जरा करेंगे तो। सो आपका ऑब्जर्वेशन 100% सही है ये। ओके, या अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे प्रोडक्ट कोई चीज हम लोगों ने इस पे भी रेगुलेटर से इतना टू एंड फ्रो हुआ है ना, कि ये लेना चाहिए, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे, अगले 6-8 महीने के अंदर से भी आके बोलेगा ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क है, एवरीबडी हैज टू फॉलो दैट। कोई भी चीज इवॉल्व होती है, तो ये हमने शुरू में किया था, उसके हिसाब से ये हमने बनाया है।
अब ऑनेस्ट आंसर है, ये चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और रेगुलेटरी आके चेंज करेगा, वो स्टैंडर्डाइज करने वाले हैं। 6-8 महीने आप वेट करिए, ये भी चेंज हो जाएगा, और हम लोग भी इसको चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। तो इस पे ये इंडेक्स आज की तारीख में एक एकेडमिक और थ्योरेटिकल डिस्कशन है, क्योंकि एक बेंचमार्क देना है तो लोगों ने दिया है, बट उसके हिसाब से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा कि हम 40% ही इसमें जाएंगे और 30% हम ये रखेंगे, और 30% में शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स में 30% डाला है, लेकिन हम लोग तो ड्यूरेशन रिस्क लेते ही नहीं है। ओके, तो हमारे लिए इफेक्टिवली एक्सपोजर जीरो आएगा उसके लिए, क्योंकि बट वो थर्टी इंडेक्स परसेंट तो हमें आपकी डालना है तो मैक्सिमम डालना ही है। लिमिट है, 30% ही अगर बेंचमार्क है तो फिर इसमें तो मूवमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखेगी फिर। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि 30% तो आपने मैक्सिमम रेंज ले रखी है कमोडिटी की, हम्म। और बेंचमार्क भी 30% है, तो इट मीन्स की हो तो 30% हर टाइम आप 30% फुल्ली उसको रखेंगे। तो देखिए, कमोडिटीज का इसमें भी समझते हैं, गोल्ड सिल्वर हो सकता है, और भी कोई भी कमोडिटी हो सकती है, हर चीज कमोडिटी एक डायरेक्शन में तो चलती नहीं है ना। तो राइट। वहां पे आपको एज मिलेगा। और दूसरा, मैंने बोला इसमें आप जाओ भी मत, ये डिबेट में चेंज होने वाला है, क्योंकि राइट। रेगुलेटर के लिए भी नया प्रोडक्ट है, सबके लिए नया इवॉल्व होगा और चेंज हो जाएगा। और सर हाउ इट विल बी द टैक्सेशन फॉर दिस, कैसे रहेगी इसकी 1 ईयर 2 ईयर? इसमें वो 35% वाला है, तो ये अपना मिडिल वाला टैक्सेशन है कि आप 2 साल रखेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ये आपकी इंटरवल स्कीम है कि डेली रिडम्पशन वाली स्कीम है ये? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी इंटरवल स्कीम है। हाँ, तो ऑल इंटरवल में हाइब्रिड एक साल स्कीम्स के आर बाद ही हो इंटरवल। जाता है। अभी जो हाँ, सारे फंड है ना हाइब्रिड में, हाँ, इंटरवल है, एवरी वीक एक बार ही देते हैं, 1 या 2 बार उसमें। हाँ। एक अब साल उस के। पे भी सर क्या है, उस पे भी बड़ी डिबेटेबल चीज है, कुछ लोगों ने ओपिनियन लेके लेटर दे दिया है। अब इनकम टैक्स कैसे रिएक्ट करेगा, 100% आमदनी शो, तो हम कंजर्वेटिव लेके चल रहे हैं। आपका बात 100% बराबर है, लोगों ने किया है, और काफी हमने टैक्सेशन एक्सपर्ट से बात करी, बोलते ही डायरेक्ट ये आपकी थिंकिंग सही है, लेकिन हमने उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट किया नहीं है कि वी जस्ट वांट टू टेक अ कंजर्वेटिव स्टैंड। ओके। ओके। यस चिंतन, आप पूछ सकते क्वेश्चन। सर हम इसमें डिविडेंड ऑप्शंस क्यों नहीं लेते? मतलब काफी लोग कैसे होते हैं, मतलब मल्टी एसेट इज मोर लेस वोलेटाइल कंपेयर टू एनी अदर फंड्स। सो अगर डिविडेंड ऑप्शन देते हैं, क्योंकि अभी तो 12 लाख भी फ्री है, मतलब आई हैड गिवन टू मेनी पीपल हु आर मतलब सीनियर सिटीजन, उसका रिस्क प्रोफाइल है कि दे कैन अफोर्ड वॉलेटिलिटी। तो इफ देर इज मंथली या क्वार्टरली एनी गारंटी, मतलब कुछ भी रेट पे वॉट एवर कंफर्टेबल, तो इट इज मच बेटर कंपेयर टू एसडब्ल्यूपी, क्योंकि 12 लाख इनकम टैक्स लिमिट इज अवेलेबल। सो तो जो आई विल गिव यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। अभी तक हम लोगों ने एक बोर्ड अप्रूवल लिया था कि इसको नहीं करना है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आती थी, इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आते थे। मे बी अप्रोप्रिएट टाइम वी कैन रीअसेस दैट। तो वी आर फ्लेक्सिबल हाउस, कोई ना नहीं है कोई भी चीज पे, लेकिन आज की तारीख में बोर्ड ने हमको डिविडेंड का नहीं रखा है, तो हमने कहा हम लोग उस पर रखते हैं। बट सोच सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, यू नो। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे हम्म। क्यूसिफ पे ऑलरेडी हमने कस्टमर को क्यूसिफ दिया हुआ है, किसी कस्टमर को ऑलरेडी मिनिमम उसका एक पैन कार्ड हाँ। एक ईएमसी में 10 लाख हो चुका है। तो हम्म। जैसे अब आपका एक्टिव एसेट है या मिड कैप है या अदर जो प्रोडक्ट है, तो वहां पर हाँ, हम उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख अलग अलग दे सकते हैं या नहीं अभी? बिल्कुल दे सकते हैं। तो गाइडलाइन सिंपल है, 10 लाख पर एएमसी। ओके, पर स्कीम नहीं है। तो अगर हाँ। आपने एक स्कीम में 10 लाख ऑलरेडी दे चुके हैं, हाँ। हाँ। तो अगर आप दूसरी इसके अंदर आपको सिर्फ 2 लाख डालना है तो आप डाल सकते हैं। करेक्ट, मतलब आप दैट 50,000 भी डाल सकते हैं। श्योर। जो थैंक यू। मिनिमम रिक्वायरमेंट है एडिशनल परचेस की, वो हिसाब से कर सकते हैं, इवन स्विच भी कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, आपको स्विच करना है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पे सर आपने बताया कि शॉर्टिंग जो है एक नया थॉट प्रोसेस है। ओके, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस चाहिए। तो हाउ बिग यू हैव अ शॉर्टिंग टीम एंड हाउ यू आर बिल्डिंग दैट देखिए हम लोगों एक्सपर्टाइज? ने अगर आप क्वांट की प्रॉपर हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो हम लोग इंडिया का लार्जेस्ट प्रॉप डेस्क चलाते थे 2008 से लेकर 2018 तक। हम्म। 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का हम लोग टर्नओवर रोज स्क्रीन पे कर देते हैं, इतना बड़ा साइज का। ओके, ओके। और 180 ट्रेडर भी रहे हैं। हमने इंडिया का फर्स्ट लॉन्ग शॉट प्रोडक्ट भी हमने लॉन्च किया था प्रॉप में। इंडिया का फर्स्ट हाई, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गो ट्रेडिंग या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वो भी इंडिया का 2008-9 में हमने चालू किया था। इंडिया का फर्स्ट को लोकेशन सर्वर भी पहला हमारे नाम है, अपार्ट फ्रॉम गोरेस। हम्म। अब वो थीसिस हमारा एक्सपीरियंस रहा है। हमारी टीम में 4-5 लोग हैं जो साथ में उस समय में थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो वी स्टिल है। नाउ हम लोग और भी इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने, अगर इसके प्रेजेंटेशन में अगर डिटेल में जाएंगे, तो हमने इसमें वर्ड यूज किया हाई फ्रीक्वेंसी एनालिटिक्स। ओके, कि ये प्रोडक्ट
तो अगर मुझे रिस्क कम करना है, अगर रिस्क कहाँ कम, आप 5 साल में ये नहीं बोल सकते कि 5 साल 10 साल का मेरा व्यू है। 5 साल 10 साल में आप रिस्क एसेस कर ही नहीं सकते हो। आप मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना एक आध क्वार्टर के ऊपर आप व्यू बना पाते हो सम सर्टेनिटी की भाई ये 1-2 क्वार्टर में चीज लगती है। अब मैं आज नहीं बोल सकता हूँ, इतना मैं आज को भी बोल सकता हूँ कि भाई ये क्वार्टर में तो भाई अगला रोलिंग क्वार्टर में देख लूं कि अगले 1-2 महीने तो क्रूड में तेजी लगती है। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ क्रूड तो $150 अगले 10 साल में रहेगा। ओके, तो उसका लॉजिक ये है कि जब हम रिस्क को कंट्रोल करते हैं तो हमें ड्यूरेशन पर्सपेक्टिव पे आना है। जब हम ड्यूरेशन पर्सपेक्टिव बोलते हैं इसका मतलब हम लॉन्ग टर्म को हम असेस नहीं कर सकते तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है इस फंड के अंदर वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सेंट्रिक होगा। ओके, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। आप जैसे मैंने किसी का कॉल राइट कर दिया तो मैं कॉल थोड़ी 1 साल के लिए 5 साल के लिए कॉल राइट करता हूं, मैं तो 5 दिन में पैसा बन गया तो मैं काट लूंगा ना। ओके, मैंने कोई चीज हेज कर दी और 3 दिन के अंदर 8% छूट गया तो मैं कवर करूंगा, मैं थोड़ी बोलूंगा कि मैं लॉन्ग शॉर्ट पेयर ही रन करता हूं। तो हमने क्या इसमें समझाया, टेक्टिकल लॉन्ग एंड अपॉर्चुनिस्ट शॉर्ट, हमको ये थीसिस पे काम करना है। तो इस थीसिस को बिल्ड कर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लेकिन हमें इसमें अगर अल्फा जनरेट कर रहा हूं, मेरा 5 दिन में कोई कॉल राइटिंग में पैसा बन गया तो मैं क्यों नहीं उसको यूज करूंगा, उसको थोड़ी मैं टाइम में डिके होने दूंगा। सर ये आप सितंबर में बता रहे थे, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट ये कहीं ना कहीं रिटर्न में मटेरियलाइज नहीं हुआ है लास्ट 6 मंथ में अपना एक्स टॉप 100 और इक्विटी लॉन्ग नहीं, शॉर्ट में। तो मैंने आपको क्लियर बोला ना कि हमने पूरा 25% यूज ही नहीं किया। हमारे ग्रेजुअली बिल्ड होता है सिस्टम। आप लास्ट 1 महीना देखो जो बहुत खराब था बाजार में, उसमें आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा कि थिंग्स हैव स्टेबलाइज्ड। ओके, तो आपने ये जो था नेट इक्विटी एक्सपोजर जो है, अभी समझो कि व्हाट इज योर नेट इक्विटी एक्सपोजर फॉर इक्विटी इन अ लॉन्ग शॉर्ट फंड, जो अपना लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी और एक्स टॉप 100, एंड व्हाट इज योर थॉट वेदर यू आर प्लानिंग टू इंक्रीज डिक्रीज? तो आज की तारीख में अगर इक्विटी का पकड़ेंगे तो शायद 85-86% ग्रॉस लॉन्ग होगा और 9% नेट शॉर्ट है। ओके, एज ऑफ टुडे ये इक्वेशन है। ओके ओके, इसका मतलब कहीं ना कहीं इफ आई एम गेटिंग राइट, हम 80-20 पे प्ले कर रहे हैं, 80 ऑन एवरेज लॉन्ग जा रहा है, करेक्ट, क्योंकि 20% नेट। हमने बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोला भी मल्टीपल कॉल्स पे कि दिस इज द टाइम टू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी, डोंट गेट कैपिचुलेटेड। मैंने कई बार कॉल पे आके समझाया कि मार्च एंड तक हमको इंडियन मार्केट का बॉटम लगता है। ओके, ओके तो वो प्ले आउट हुआ, इसलिए हमने अपना शॉर्ट कम, एक बीच में 2-3-4 दिन ऐसे भी थे कि जीरो शॉर्ट था। ओके ओके, तो वो अपॉर्चुनिटी को हमें प्ले करना है। दूसरी चीज देखिए, कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो सेबी भी आपको एक इफेक्टिव 30 डेज का तो ट्रेडिंग टाइम देता है इन्वेस्टमेंट डिप्लॉय करने में। तो कोई भी ओके चीज नया जब आता है ना तो उसमें हमेशा, मैं तो आज इस प्रोडक्ट के लिए नहीं हूँ, जब कोई भी प्रोडक्ट आता है, मेरा ईएसजी स्कीम आई थी तभी मैंने बोला नया कंसेप्ट है ईएसजी का, स्टेबलाइज हुई, आज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उस कैटेगरी की वो। ओके, सो डैफ भी आया था, तो एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कोई चीज को, और हम लोग बहुत ओपनली बात करते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली भी चीज नहीं है। ओके, रिपोर्ट कार्ड तो डेली आती है और आपको भी दिखती है और सबको दिखती है। ओके, तो यहाँ से इफ आई एम गेटिंग राइट, जो क्वांट की इक्विटी फंड की जो स्ट्रेटेजी है, दोनों इक्विटी एंड एक्स टॉप 100 के, में 80-85% लॉन्ग रहूंगा, और अपॉर्चुनिटी जो है नहीं, ये वो मैं आज की तारीख में है। आज की ओके, तारीख में। कल मैं 100% भी हो सकता हूँ, कल मैं 25% शॉर्ट भी हो सकता। आज की तारीख में बाजार इतना गिरा हुआ था, आज भी देखिए 400-500 पॉइंट नीचे खुल के 200 रह गया। ओके, ओके और आप देखो लास्ट एक 7-8 दिन में मिड स्मॉल और नैनो कैप माइक्रो कैप सब आउट परफॉर्म करने लगे हैं निफ्टी को। और मैंने आके बोला भी ये अगर आप हमारा मंथली कॉल सुनते हो तो मैंने मंथली कॉल पे बोला, आफ्टर 2 साल बाद मैं बोला था टाइम टू रीबिल्ड स्मॉल कैप एक्सपोजर ऑल्सो। ओके, तो सर यहाँ पे एक्स टॉप 100 जो है, ओके, वो अपना जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल लॉन्ग ओनली मिड एंड स्मॉल कैप जो फंड होता है, उसे कैसे डिफरेंट एक उसमें ये डिफरेंस है, वो आज की तारीख में वो भी 100% डिप्लॉयड है बट उसमें 9% शॉर्ट है। ओके 100 तो 91% इक्विटी एक्सपोजर है। ओके, ओके, और 9% शॉर्ट एक्सपोजर है। शॉर्ट का मतलब ये नेकेड नेकेड स्टॉक, शॉर्ट है, नेकेड हाँ, शॉर्ट है। यस। ओके जैसे ओके ऑटो सेक्टर मेरा नेकेड शॉर्ट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। ओके ओके, any question, partner, you can unmute and ask the question. We have last 5-7 minutes available.
I have sir, this personal question. Like you are, Sandeep sir, you are managing so many things like mutual fund also. Now you already, this is your fourth SIF. So how you are मतलब, giving time to think कि how the things are going basically on the right direction. देखिए, आपको एक चीज समझना है कि हमारे यहाँ एक टीम काम करती है, हमारे एक फंड मैनेजर पे डिपेंडेंसी कभी भी नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी चीज, हम लोग ने $24 मिलियन एनालिटिक्स को बिल्ड करने में लगाया है, तो हम लोग एक क्वासी टेक कंपनी है। हम लोग ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड की नहीं चलाते कि 200 लोग काम कर रहे हैं। अभी मेरे ऑपरेशन में सिर्फ 4 लोग काम करते हैं। हमारे साइज के म्यूचुअल फंड में लोग कहीं 50 लोग काम करते हैं, कहीं 60 करते हैं, कुछ जगह 100 लोग भी काम करते हैं। ओके, तो आपको पर्सपेक्टिव समझना चाहिए कि हम लोग टेक के थ्रू, और आज से नहीं, बहुत सालों से बिल्ड किया हुआ है। ये चीजें हम लोग बिल्ड करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे कोई आउटसाइड सॉफ्टवेयर ही नहीं है, हमारा सब कुछ इन हाउस बिल्ड है। ऑर्डर मैनेजमेंट हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, जैसे एसआईएफ का आज कोई रिस्क मैनेजमेंट का टूल बाजार में अवेलेबल नहीं है, लोग एक्सेल से मैनेज कर रहे हैं, हम लोगों ने उसको सिस्टम बना के बिल्ड कर दिया है। भले ही 3-5 महीने लगे उसको स्टेबलाइज करने में, आज वो बिल्ड हो गया, स्टेबलाइज हो गया, ऑडिट करा लिया, प्रॉपर है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी के को काफी हद तक यूज करते हैं, और हमारे यहाँ टीम स्पिरिट होती है। हमारे एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव नहीं होता है, हर आदमी अपना अपना स्पेशलाइजेशन काम करता है। उसको हम लोग मॉर्निंग मीटिंग में कोलेट करते हैं डेटा, और रेगुलर डिस्कशन होता है, और उसके हिसाब से चलते हैं। राइट सर। प्रकाश जी, मैं आप आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कंक्लूडिंग में, कि ये बात सही है कि नया प्रोडक्ट है। मैं आपको बोलूंगा 3 साल बाद ये प्रोडक्ट में जो स्टेबिलिटी आएगी ना, तो उसके बाद एक वो एक शिफ्ट का फिनोमेना आता है ना, जैसे लोग एकदम भगदड़ मची लास्ट 3 महीने में। आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर सबको गोल्ड सिल्वर लेना है, सबने गोल्ड सिल्वर ईटीएफ खरीद डाले। ओके, उसमें टॉप भी बन गया, वो अलग चीज है। सिमिलर मुझे ऐसा एक रश आता हुआ दिखता है 3 साल बाद, जब लोग एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड से एसआईएफ और क्यूसिप टाइप के प्रोडक्ट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को 3 साल बाद समझ में आएगा कि बॉस ये तो कम रिस्क पे बेटर रिटर्न आया। ओके, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है और रिकमेंडेशन है कि बॉस आप जिसको भी क्लाइंट, आपका अगर आपको 500 क्लाइंट है तो हर 500 क्लाइंट में क्यूसिप होना चाहिए। आप चाहे 10 ही लाख डालो, मैं अमाउंट पे जा ही नहीं रहा हूं। ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ 10 लाख डालोगे तो आपका एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा तो आप उसको 3 साल बाद बोल सकते हो कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा। आप एक्सपेरिमेंट ही नहीं करोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं। और ये एक्सपेरिमेंट वर्थ है, क्योंकि इसमें रिस्क कम हो रहा है, रिस्क बढ़ा के कोई हम चीज एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। पूरे प्रोडक्ट की क्वालिटी यही है कि इसमें बीटा बेटर मैनेज होगा। यस दीपक जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yes, sir. Sir, I have one just request that you are there in the time of new product launches, but if you can meet on a quarterly or 6 monthly basis, that would be really helpful to discuss the कॉल कर performance. सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, फिजिकल मीटिंग तो सबसे हो नहीं पाती है, हम तो Yeah, कॉल call. बहुत करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अनुपम से एसआईएफ कोऑर्डिनेट का कर भी आप लीजिए। कुछ मंथली कॉल कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड का अनुपम बता रहे थे कि म्यूचुअल फंड का हो रहा है बट एसआईएफ का नहीं हो पा रहा है, वो तो भी क्या होगा इट्स अ कि गुड आप ऐसा, सजेशन, वी कैन हाँ, स्टार्ट। ऐसा नहीं कि हमें प्रूडेंट के लिए अलग से चाहिए, आप अनुपम हमें शेयर कर देते हैं आपकी एसआईएफ की कॉल की भी, तो वी कैन शेयर टू द पार्टनर एंड ज्वाइन इन कर द सकते कॉल। हैं, गुड सजेशन, इट्स अ गुड सजेशन। ये एक और प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, उसके बाद ये प्रोडक्ट लॉन्च खत्म हो जाएगा, पूरे 5 प्रोडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद वी कैन स्टार्ट। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, इट्स अ गुड सजेशन एंड वी कैन इम्प्लीमेंट दैट। बिकॉज सर फिर हमें आपको ना यूट्यूब पे देखना पड़ता है आपकी वीडियो, ताकि आपके व्यूज वहां से पता चलते हैं। नहीं नहीं, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट और सर। आप हमारा मंथली कॉल, तो उसमें भी हम लोग पूरा व्यू देते हैं। देखो, हम लोग जो भी है ना, बहुत ट्रांसपेरेंटली और खुल के बात करने वाले लोग हैं। वुड भी, कुड भी, माइट भी हम लोग नहीं बोलते हैं। जो डेटा दिखता है वो हम बताते हैं। ओके प्रकाश जी, आप पूछ सकते क्वेश्चन। सर एक्चुअली मार्केट जो प्रेजेंट सिनेरियो वॉर वगैरह चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका इंडियन मार्केट पे अभी क्या व्यू है? अभी एग्रेसिवली बाइंग में जाना चाहिए या देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही बोला, मैंने मंथली कॉल पे भी मैंने बोला था कि इट्स अ टाइम टू कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटी, कैपिचुलेट नहीं हो। यहां से जब मैं आपको इतना ओपनली बोल रहा हूं कि यहां से गोल्ड सिल्वर विल अंडर परफॉर्म एंड इक्विटी आउट परफॉर्म, स्मॉल कैप टू आउट परफॉर्म, सो इट मीन्स इंडिया का तो बैकग्राउंड कंस्ट्रक्टिव हो ही गया है ना। हमने हमने 2 साल अंडर परफॉर्म किया, जुलाई 24 से मैं नेगेटिव था। इज द फर्स्ट क्वार्टर वी हैव सेट कंस्ट्रक्टिव ऑन द स्मॉल कैप। जुलाई 24 में मंदी की बात करता था स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए। नाउ आई एम द फर्स्ट फंड मैनेजर हु इज सेइंग दैट्स द टाइम टू बाय स्मॉल कैप आल्सो, तो व्हिच मींस आपके लिए कंस्ट्रक्टिव है ना। तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऑल आउट हो, जब सबसे ज्यादा डर है इस समय, एक्स्ट्रॉर्डनरी डर है। मतलब मैंने इतना लाइफ में
बहुत क्राइसिस देखी, लेकिन इस तरह का इंडिया को लेके डर है, गोरे में काले में सब में हर आदमी घबराया हुआ है। ओके, तो मेरे लिए तो बिहेवियर पर्सपेक्टिव इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स अ वे। एंड अगला 5 साल का भी अपन बात कर लेते हैं, 5-6 साल का। देखिए 5-6 साल में जियो पॉलिटिकल वॉलिटी रहने वाली है। अगर आपने मेरी बुक पढ़ी हो तो आपको आइडिया होगा, हमने लिखा था 2019 से एंड से लेकर ये 2032-33 तक ग्लोबल वॉलिटी बढ़ेगी, और लास्ट ईयर भी डाला था कि 2025 से और बढ़ेगी, जो हुआ। अब अगर ग्लोबल वॉलिटी बढ़ने वाली है, या तो आप वॉलिटी को हम लोग बोलते हैं ऐसा इनविजिबल एनिमल, या आप तो उससे दोस्ती कर लो या फिर आप इससे हमेशा डरोगे। तो हम लोग वॉलिटी को टेम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी मल्टी एसेट विल बी अ बेटर प्रोडक्ट इन नेक्स्ट 5 ईयर ऑल्सो गिवन द सर्कमस्टांसेस। आप बोलो जियो पॉलिटिकलिटी अभी ये खत्म हो जाएगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ा केओस है ग्लोबली, इसमें टाइम लगेगा सेटल होने में। इज अ बिग बैटल गोइंग ऑन बिटवीन चाइना एंड यूएस, बाकी सब कोलेटरल डैमेज है। ओके, इज द रेलेवेंस ऑफ डॉलर। सो इट्स अ लार्जर थीसिस विदाउट गेटिंग इनटू मोर मैक्रो एस्पेक्ट। दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी इज वेरी एप्ट, और हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, उसमें मत जाना। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि ये दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, और ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बिल्ड होगी इन 10 साल में। आपको फ्लेक्सी कैप को बीट करके जाएगी ये कैटेगरी, और हमारे लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे जो हमारा एक्स टॉप 100 है, जिसको हम कहते हैं मिड एंड स्मॉल कैप, ओके, तो ये जो है वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हम कैसे कैप्चर करते हैं, और हाउ इट इज डिफरेंट उसमें फ्रॉम देखिए, द फ्लेक्सी उसमें, कैप? हाँ, अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि उसमें क्या ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि हम टॉप 100 में नहीं कर सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन भी सेबी को गया है कि इसको चेंज करने के लिए शायद हो सकता है। ओके, ओके। आज की तारीख में वो एक चैलेंज है। दूसरा, जैसे जैसे सेबी अपने, जैसे अभी देखिए कि डेरिवेटिव की लिस्ट बढ़ गई, हम लोगों ने रिकमेंडेशन करी कि आप सर 500 स्टॉक डेरिवेटिव में कर दो, तो इम्पैक्ट कॉस्ट ओवरऑल बाजार का ठीक हो, कम हो जाता है, आर्बिट्राज हो जाता है ना। तो आपका बाइंग सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाता है, दोनों बाजू बाइंग भी, आपको सप्लाई मिल जाती है और सेलिंग भी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो वो भी रेगुलेटर काफी डायरेक्शनल उस डायरेक्शन में है थिंकिंग के लिए कि ये करना चाहिए। तो आई थिंक देखो, करंट जो सेबी चेयरमैन आए हैं ना, बहुत बहुत कंस्ट्रक्टिव आदमी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, सजेशन सुनते हैं। तो हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे उनके टेन्योर में। Okay, but how, suppose if I invest in X top 100 versus the equity, तो मुझे क्या उसकी, यानी कि if I have to discuss with client, तो मैं क्या उसकी यूएसपी अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग ओनली सेम ट्रेडिशनल? सेम थिंग कि जो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में सपोज जो रिटर्न छूटता है, उससे अगर 6 साल का रिटर्न पर्सपेक्टिव रहोगे तो इससे बेटर छूटेगा स्मॉल और मिड से, और रिस्क कम होगा। हर चीज का कैटेगरी का सेम, वॉलिटी थोड़ी कम हो जाएगी और रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। एक हमने लास्ट, बहुत खराब मैनेज किया, तो अब जो सेक्टर का वेट है उससे -2 हो सकता है, बहुत अच्छे मैनेज किया तो 3 से 5% होता है। बट गिवन द एक्सपीरियंस, गिवन द पर्सपेक्टिव, लॉन्ग पैसा ज्यादा बनने का प्रोबेबिलिटी इज मच हायर देन एक यू मिनट, लूजिंग मैसेज हमारा नहीं है, पढ़े ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, राजीव जी का है, व्हाट्स योर व्यू ऑन एफआई कमिंग बैक टू इंडिया? देखिए, आप एक चीज समझ के चलिए कि एफआईएस को देखिए, पहला पॉइंट है उनका सबसे बड़ा रिस्क था करेंसी का। वो इधर पैसा बना भी लिया तो करेंसी में टूट गया, तो करेंसी की जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक एफआईएस इतने आराम से इंडिया नहीं आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंडिया से बेटर अपॉर्चुनिटी उनको पहले यूएस में मिली है, अभी कोरिया में मिलती है, या ताइवान में मिली है, चाइना में मिलती है, मार्केट थोड़े रिलेटिवली इंडिया से सस्ते हैं, तो लोगों को वो अपॉर्चुनिटी। तो दो चीजें, या तो पहला रुपया स्टेबलाइज होगा, जो मुझे लगता है कि एक बार काफी हद तक हो चुका है, यहां से और डाउनसाइड नहीं दिखता है, रादर एप्रिसिएशन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दूसरी पॉइंट, मैं इंडिया में बुलिश हूं और ग्लोबल मार्केट में मुझे ज्यादा रिस्क दिखता है। जैसे मैंने जनवरी में बोला था कि जनवरी 26 में कि यूएस वही सिचुएशन में है जहां हम जुलाई 24 में हम थे। फिर मैंने फरवरी में बोला कि ताइवान और चाइना, ताइवान और कोरिया में भी यूफोरिया है, तो वहां भी करेक्शन। तो जैसी ये मार्केट करेक्शन शार्प देंगे, उसका हमको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज पैसा शिफ्ट होता है इधर से उधर। जैसे ये मार्केट चले तो हमारा पैसा निकाल के गोरा उधर डाल रहा है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी है ना, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दोनों एंगल से देखना, हमें करेंसी को भी ट्रैक करना है और हमें दूसरे को भी ट्रैक करना है। Okay, sir. ओके, Thank चलिए, you very थैंक much यू। for मेरा your भी 6 o'clock insightful मीटिंग है, थैंक presentation यू वेरी and मच। giving 1 hour time. Thank you या very much, sir. या थैंक यू।